नमस्कार दोस्तों, आईसी पर आपका स्वागत है। और मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्यापक मैं आनंद सिंह आपके सामने हाजिर हुआ हूं। पिछले अपने वीडियोस में हमने शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच जो समानांतर दिल्ली की गद्दी को लेकर जो एक जंग चली है, जिसमें शेर शाह सूरी बाजी मार लेते हैं, उससे संदर्भित एक वीडियो आपके सामने रखा था। आज का ये वीडियो मध्यकालीन भारत या भारत के अब तक के संपूर्ण इतिहास की बात करें तो कुछ शासक जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, कुषाण, या ये फिर बात कह लूं मैं अशोक, और उसके बाद अगर कोई हिंदुस्तान को समेकित भाव से जोड़ने वाला कोई शासक अगर पैदा हुआ है तो अकबर को संदर्भित है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर के संदर्भ में जब आपके आरओ एआरओ जैसी परीक्षा में जब प्रश्न बनते हैं तो उसका जो सेक्शन है या सब सेक्शन है उसकी मैं आपको पहले ही जानकारी दे देता हूं, ताकि अगर मेरे वीडियो में कोई तथ्य अगर छूट भी जाए तो आपको योजना मालूम हो या आपको निर्देशन मालूम हो कि आप किस दिशा में जाकर अकबर के बारे में सारे सारे फैक्ट कलेक्ट करें। अकबर के संदर्भ में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो सीधा सीधा सबसे पहले तो प्रश्न पूछा जाएगा उसके जो आपके भारत विस्तार की योजना थी, अकबर की दक्षिण नीति, अकबर के उत्तर भारत की नीति, और उसके द्वारा जीते गए क्षेत्रों का जो क्रम है कि किस वर्ष उसने किस क्षेत्र पर विजय हासिल की, उस पर प्रश्न संभावित है। इसके बाद अकबर के जो आपके धार्मिक नीति से संबंधित कुछ कार्य थे, जैसे महजरनामे की घोषणा करना या इबादत खाने का निर्माण करना, या उसके समय में कौन कौन से धार्मिक पुरोहित या धर्म से संबंधित जो आपके व्यक्तित्व हैं वो उसके दरबार में थे, उनसे संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दो सबसे खास सेक्शंस होते हैं। इसके बाद यदि किसी आप संस्कृति से अगर देखा जाए तो उसने किन इमारतों का निर्माण कराया, उसके समय कौन सा चित्रकार और कौन सा स्थापत्यकार उसके दरबार में था, उनसे संदर्भित प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो अकबर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं, जो कि अब देखिए, राजनैतिक इतिहास पढ़ाते समय मैं बहुत ज्यादा संस्कृति की एक साथ चर्चा नहीं कर सकता। मैं एक अलग वीडियो आपको बनाऊंगा मुगल संस्कृति पर, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सल्तनत की संस्कृति पर, तो मैं उसमें आपको जरूर बहुत सारे और भी फैक्ट दे दूंगा जो कि हो सकता है राजनीतिक इतिहास बताते समय मैं आपको ना दूं। ठीक है, तो यहां पर हम अकबर के जीवन के जो आधारभूत चीजें हैं उनकी शुरुआत तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, क्या नाम है इनका? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद जो इनका मूल नाम था, और अकबर जो इनकी उपाधि थी। इनका जीवन काल आपके 1542 से 1605 रहा। ठीक है, चलिए, अगर इनके जन्म की बात की जाए, इनके जीवन के आरंभिक तथ्यों की हम बात करते हैं, तो इनका जन्म आपको मालूम है ना, 14 फरवरी माफ करिएगा, अक्टूबर 1942 को होता है। इनका जन्म कब? अक्टूबर 1900, मैं भी क्या बोल रहा हूं, अक्टूबर 1542 को होता है। और अगर तारीख भी रखनी हो तो रख लीजिए, 15 अक्टूबर जो है 1542 को होता है। 15 अक्टूबर 1542 को इनका जन्म कहां होता है? स्थान की अगर मैं बात करूं तो ये आपके राजा वीर साल के यहाँ है ना, अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ। ठीक है कि नहीं? इनकी माता कौन थी? इनकी माता थी हमीदा बानो बेगम। कौन थी? हमीदा बानो बेगम। याद है, हिंदाल के गुरु थे अली असफ अकबरी, है ना? तो उनकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, जिनसे विवाह 1540 में आपके हुमायूं ने किया था। आपके पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने इस बात का जिक्र किया है। तो इनकी माता थी आपकी हमीदा बानो बेगम। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि बकायदा इनके आपके राज्याभिषेक की चर्चा करें कि एक शासक के तौर पर इनकी राज्याभिषेक कब होता है, एक शासक के तौर पर इनका राज्याभिषेक कब होता है, तो राज्याभिषेक इनको दिखाई पड़ता है आपके 14 फरवरी 1556 को। कब? 14 फरवरी 1556 को क्या होता है? इनका राज्याभिषेक होता है। और उस समय ये कहां थे? जिस समय इनका राज्याभिषेक होता है ये उस समय कहां थे? ये उस समय कलानौर में थे। कहां थे? कलानौर, जो कि पड़ता है वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर में। ठीक है, एक छोटी सी टुकड़ी लेकर ये आपके खोखरों के खिलाफ अभियान में थे। जब
इनको ये सूचना मिलती है कि इनके पिता हुमायूं की जो है आपके मृत्यु दीन पनाह में जो आपके पुस्तकालय था उसकी सीढ़ी से गिर के हो जाती है। ठीक है, काफी समय तक छुपाया गया था उसको। ठीक है, तो ये इनके जीवन की जो है आपके आधारभूत, यानी ये कह सकता हूं कि बेसिक बातें हैं। अब इसके अलावा जैसे अगर मुझे आपको इनकी ये बात बताई जाए कि उपाधियां क्या थी, तो उपाधियां बहुत सारी अकबर की, पूरे जीवन की शुरुआत हम देख लेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इनके अकबर के जीवन की जुड़ी हुई बचपन की जो आपकी कहानी है इनकी, उसकी शुरुआत करते हैं। तो इनकी कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि इनके जीवन का जो मैं शुरुआती आपको कालखंड बताता हूं। देखिए, अकबर का जीवन जब आपके, मैं समझता हूं कि जब हेमू पराजित होता है अकबर से पानीपत के द्वितीय युद्ध में, तो इतिहासकारों ने कहा है कि ये आपके हेमू का दुर्भाग्य था और अकबर की जो जीत थी ये दैवीय इच्छा थी। अकबर के जीवन को जब शुरुआत से आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपने चाचा अस्करी के पास भी रहा, वो अपने चाचा कामरान के पास भी रहा, और अस्करी और कामरान ये वो लोग थे जो कि हुमायूं को किसी भी तरह से एक दिन भी जीवित नहीं देखना चाहते थे। इसके बावजूद अकबर इनके शरण में रहता है, लेकिन किसी के भी मन में अकबर को मारने की इच्छा नहीं आती है, और बाद में अकबर हिंदुस्तान के शहंशाह बादशाह के तौर पर पहचाने जाते हैं। यह बड़ी बात थी, समझ रहे हैं आप? तो यहां पर आपके कई ऐसी बातें आपको दिखाई पड़ेंगी जो कि अकबर को, ये कह सकता हूं, अगर मैं भले ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करूं ना करूं, लेकिन उसका जीवन जिस प्रकार से था, उसका जीवन जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, उसमें सच में कई बार आप ये बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि कई बातें अकबर के जीवन से जुड़ी ऐसी थी जो अस्वाभाविक थी। ठीक है, अकबर के प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो बाकायदा आप ही समझिए कि उसके शुरुआत अगर हम करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत हम वहीं से कर लेंगे जहां पर उसके आपके क्या कहते हैं, चलो जीवन की बात कर लेते हैं। जब उसके जीवन की शुरुआती दिन की बात करते हैं, देखिए ऐसा है कि जब ये आमरकोट के राजा भीड़साल के यहाँ अकबर पैदा होता है, ठीक उसी समय क्या होता है कि इनके पिता खोखरों के यहाँ थे। इनके पिता जो है आपके खोखरों के यहाँ, या ये कह सकता हूं कि आपके एक व्यक्ति था जिससे इन्होंने उम्मीद की थी कि भाई वो मदद करेगा, और उस व्यक्ति का नाम आपके क्या था, शाह हुसैन अरगून, है ना। शाह हुसैन अरगून उसके खिलाफ अभियान में थे। कौन थे? जब इनके पिता शाह हुसैन अरगून के खिलाफ जब ये नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, शाह हुसैन अरगून के खिलाफ जब इनके पिता नेतृत्व कर रहे थे, तो उसी समय जो है आपके हुमायूं को, है ना, उसी समय हुमायूं को समाचार प्राप्त होता है। हुमायूं को आपके अकबर के जन्म का समाचार प्राप्त हुआ। उसी समय अकबर को हुमायूं को जन्म का समाचार प्राप्त हुआ। हुमायूं उस समय अरगून के खिलाफ आपके खेमे में नेतृत्व कर रहा था। और आप ये समझिए कि बकायदा जब अकबर का जन्म होता है, जब अकबर का जन्म होता है तो उसका जो पिता था उस समय उसके पास कुछ भी नहीं था। समझ रहे हैं? उस समय उसके पिता के पास कुछ भी नहीं था। और जब उसको ये खबर मिलती है कि उसको एक पुत्र पैदा हुआ है, तो बकायदा क्या करता है, वो कस्तूरी जो होती, कस्तूरी, हुमायूं अपने खेमे में सभी सैनिकों के बीच में कस्तूरी का वितरण करवाता है। और एक कस्तूरी का वितरण अकबर क्यों करवा रहा है? कस्तूरी का वितरण अकबर हुमायूं क्यों करवा रहा है? क्योंकि उसके पास सच में उस समय कुछ नहीं था, वो अपने निर्वासन के दिन बिता रहा था। समझ रहे हैं? और जब वो अपने निर्वासन के दिन बता रहा था, तो उसी समय आपको क्या दिखाई पड़ता है कि बकायदा बैरम खां भी उसके साथ में है। तारदी बेग खां जिसने ये समाचार सुनाया था, कौन था वो? तारदी बेग खान। कौन था व्यक्ति? तारदी बेग खान ने ये समाचार सुनाया। तो ये सब के सब बड़े मिनिमम भरोसेमंद लोग थे जो कि उसके साथ रह रहे थे। ठीक है, बैरम खां भी वहीं पर मौजूद था। तो तारदी बेग खान हो गए और बाकी सब लोग हो गए, क्या कहते हैं, ये सब के सब लोग वहीं पर मौजूद थे। तो हुमायूं ने बकायदा कस्तूरी पूरे के पूरे खेमे में बांटी और कहा कि जिस प्रकार से इस कस्तूरी की महक पूरे खेमे में आ रही है, देखना ये जलालुद्दीन मोहम्मद भी, मेरा जो पुत्र पैदा हुआ है, एक दिन अपनी ऐसी ही चमक पूरे खेमे में बिखेरेगा। समझ रहे हैं? ऐसी ही चमक क्या करेगा, पूरे खेमे में बिखेरेगा। समझ रहे हैं? तो बड़े माकूल, ये कह सकते हो बड़े एडवांस हालतों में अकबर का जन्म होता है। अब देखिए वीरसाल के पास होता है ये, बट किसी तरह से आपके ये क्या है, किसके, आपके अस्करी के हाथ लग जाता है। अस्करी कौन है? ये आपके हुमायूं का भाई है। कुछ समय के लिए आपके कामरान के पास भी रहता है। ये अलग बात है कि आपके अस्करी और कामरान इसको शुरुआत में तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक। हालांकि कामरान के साथ जब उसका युद्ध चल रहा था,
काबुल को लेकर। तो कामरान ने क्या किया था, अकबर को बकायदा क्या किया था, काबुल के किले की दीवार पर बैठा दिया था। समझ रहे हैं? अकबर का शुरुआती जन्म जो है उसकी जो धाय मां थी, कौन थी, जो धाय मां थी, अकबर की 2 धाय मां थी जिनको छोड़कर वो आपके ईरान चला गया था। समझिएगा, अकबर जो है वीरसाल के पास छोड़ दिया गया था, इसके बाद इसके पिता जो है आपके ईरान चले गए थे, वहां तहमाश से बकायदा उन्होंने सेना इकट्ठे की, इसके बाद काबुल पे बाउंस बैक करने आए हैं। उस समय तक आपके महामंगा, कौन, महामंगा, और दूसरी जो उसकी धाय मां थी वो थी जीजी अंगा। अकबर की ये शुरुआती 2 धाय मां रही हैं जो अकबर को अपने सीने का जो है दूध पिलाती रही। ठीक है, जीजी अंगा के पिता थे आपके शमशुद्दीन अदगा खान। कौन थे, शमशुद्दीन अदगा खान। ठीक है, शमशुद्दीन अदगा खान। वहीं पर आपके ये जो महामंगा है इसका पुत्र था अधम खान। अभी सारे के सारे कैरेक्टर आप बस समझते चले जाओ, क्योंकि आप जब अकबर को समझोगे और अगर आप पात्र नहीं समझोगे कौन क्या था, तो अकबर पे दिया गया ये मेरा पूरा ज्ञान जो है धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक, कामरान कौन है, ये हुमायूं का भाई है, यानी आपके अकबर का चाचा हो गया। ठीक है कि नहीं? इसी कामरान का बेटा था आपके अबुल माली। इसी कामरान का बेटा कौन था, अबुल माली। केवल कैरेक्टर समझते चले जाओ कौन क्या है, अभी बहुत समय लगने वाला आपको समझने में। ठीक है, तो ये कामरान का पुत्र है अबुल माली। अब देखो, आशुतोष गोवारकर ने तुमको अकबर के बारे में बता दिया, बहुत कंसाइज बताया। कुछ टेली सीरियल्स भी आपके अकबर पे बने, पर उसमें अकबर आपके जोधा के चारों तरफ नाचते हुए ही अपनी पूरी पूरी रियासत चलाते हैं। वहां से तो इतिहास आपको कम मिला चलेगा, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारे के सारे कैरेक्टर्स जो अकबर के जीवन से जुड़े हैं उनको आपके बारे में बता सकूं कि कौन कौन लोग थे। ठीक है, अकबर का एक संरक्षक भी था जिसे नाम दिया गया था बैरम खां। क्या, बैरम खां। बाबर के समय से ही आपके शामिल था और आपके हुमायूं उसको खान बाबा कहता था। क्या कहता था, खान बाबा। शिया मत का था बैरम खां। शिया मत का था, ये मैं क्यों बता रहा हूं ये आपको बाद में पता चलेगा, है कि नहीं? क्लियर? तो देखिए, ये अभी आप केवल अकबर के जीवन से जुड़े लोगों के बारे में जान रहे हैं। ठीक, अब कहानी की शुरुआत कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि आपके कामरान ने किसी भी तरह से जो है अकबर के पुत्र हुमायूं के पुत्र को मारने का प्रयास किया, परंतु फिर क्या होता है, कामरान खुद अंधा करवा दिया जाता है और अकबर बकायदा सुरक्षित तौर पर आपके कहां, हुमायूं के पास लौट आता है। 1556 में जब आपके अकबर क्या कहते हैं, 1556 में जब आपके अकबर जो है आपके क्या कहते हैं, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं और हुमायूं को भी जो है आपके उम्मीद जो क्या कहते हैं जानकारी मिल जाती है, तब इनको बकायदा उन्होंने जो है आपके क्या कहते हैं महाज पर भेजना शुरू कर देता। अच्छा, अकबर की शिक्षा का प्रयास हुमायूं ने खूब किया, लेकिन अकबर ने शिक्षा में कोई रुचि नहीं दिखाई। अकबर के शिक्षक के तौर पर आपके पीर मोहम्मद और बैरम खां को जो है अपॉइंट किया गया। किसको, पीर मोहम्मद और बैरम खां जैसे लोगों को भी अपॉइंट किया गया, लेकिन फिर भी क्या होता है कि आपकी कहानी यहां पर बनती नहीं है। ठीक है कि नहीं? अब आपके पीर मोहम्मद हो गए या बैरम खां हो गए, इनको जब शिक्षा का प्रयास भी किया जाएगा, जैसे पीर मोहम्मद आपको दिखाई पड़ेंगे, या आपके बाद में सरकार में भी यानी अकबर के दरबार में भी अकरी दिखाई पड़ेंगे, पीर मोहम्मद और बैरम खान, है ना? इनको सबको बोला जाएगा कि भाई आप अकबर को शिक्षित करो, बट अकबर बचपन में किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं दिखाते हैं। अकबर को किसी भी तरह से पढ़ाई में कोई भी आनंद प्राप्त नहीं होता। ठीक है कि नहीं? हालांकि जब सरहिंद की लड़ाई हुई, सरहिंद की लड़ाई में आपके क्या दिखाई पड़ेगा, सरहिंद की लड़ाई में आपके अकबर जिस तरह से युद्ध में सक्रिय था वो देखकर हुमायूं बहुत खुश होता है कि चलो ठीक है, सत्ता किसी एक अच्छे शासक के हाथ में जाने वाली काबिल है मेरा बेटा। अब वहीं पर आती कहानी राज्याभिषेक की। तो राज्याभिषेक की कहानी मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं कि 20 जनवरी 1556 को क्या होता है आपके ये महोदय हुमायूं जो है आपके दीन पनाह की सीढ़ियों से, दीन पनाह में जो आपके जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिर पड़ते हैं। और जब उसकी सीढ़ी से गिर पड़ेंगे तो फिर क्या होता है, 4 दिन बाद घायल होते हैं, और जब घायल होते हैं तो क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और 24 जनवरी को जब ये घायल होते हैं हुमायूं महोदय, तो इनकी मृत्यु को क्या होता है आपके छुपाया जाता है। इनकी मृत्यु को छुपाया किस लिए जा रहा है, हुमायूं की मृत्यु को छुपाया इसलिए जा रहा है क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग थे जो कि बगावत कर सकते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे
जो कि इस समय अकबर के खिलाफ बगावत कर सकते थे कि भैया हुमायूं का सारा सारा किया धरा सब बेकार हो सकता था। तो 17 दिन तक बकायदा छुपाया गया है। और एक आपके एक बेकसी करके थे, मुल्ला बेकसी, है ना, मुल्ला बेकसी, उनको चूंकि उनकी शक्ल हुमायूं की तरह दिखती थी तो उनको हुमायूं के तौर पर जो है बकायदा प्रेजेंट किया जाता था, जरूर का दर्शन करिए। बैरम खां को समाचार मिलता है कि हुमायूं नहीं रहे। अब ऐसे में बैरम खान ने क्या किया कि 14 फरवरी 1556 को वहीं कलानौर में ही अकबर का जो है क्या किया, राज्याभिषेक करने का जो है घोषणा कर दी। ठीक है। और जब उसकी राज्याभिषेक की बारी आई तो समझिए कि उसकी उम्र उस समय 13 वर्ष 4 माह थी। यानी जब अकबर का राज्याभिषेक होता है, कब होता है वो भी याद रहना चाहिए, वो होता है आपके 14 फरवरी 1556 को। तो अब चूंकि तारीख 14 फरवरी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने में कोई बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। और खास बात क्या है कि उसकी उम्र उस वर्ष 13 वर्ष 4 माह थी। समझ रहे, केवल 13 वर्ष 4 माह उसकी उम्र थी। अभी समझिए कि जब उसका आपके राज्याभिषेक हो रहा था तो एक व्यक्ति था जिसने उसका विरोध किया था। राज्याभिषेक के समय अबुल माली ने विरोध किया। अबुल माली कौन था? ये अबुल माली मालूम है? कामरान का पुत्र। कामरान कौन था? हुमायूं का वो भाई जो लगातार हुमायूं के खिलाफ काम करता रहा। तो ये उसी का पुत्र था अबुल माली। और अबुल माली कौन था? ये आपके राज्याभिषेक से अनुपस्थित रहा, या ये कह सकता हूं कि उसके राज्याभिषेक का विरोध किया, राज्याभिषेक का विरोध किया। अबुल माली का यह मानना था कि वो ज्यादा लायक है और आपके सत्ता किसको? अकबर को दी जा रही है। तो अबुल माली उसको पहले आपके जो है विरोधी के तौर पर वहां पर दिखाई पड़ता है कि नहीं। यही दूसरी तरफ जो है आपके अकबर के एक और आप समझिए, अकबर के एक और सौतेले भाई थे। और अकबर के सौतेले भाई जो हुमायूं की पत्नी मानचूचक बेगम थी, उनके आपके भाई थे मोहम्मद हकीम मुनीम खां। मोहम्मद हकीम जो है वो मुनीम खां के संरक्षण में शासन कर रहा था। ठीक। और बदख्शा पे आपके मिर्जा सुलेमान जो उसका एक दूसरा सौतेला भाई था, उसका अधिकार था। तो बहुत सारे लोग हैं जो बकायदा उसके खिलाफ काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है कि नहीं। बट अकबर की जो सबसे आरंभिक कठिनाई उसका इंतजार कर रही है वो था आपके क्या, जैसे ही खबर मिलती है आपके कि हुमायूं नहीं रहा, एक व्यक्ति आपके अटैक करता है और अकबर के सामने सबसे पहली चुनौती आती है किसकी? पानीपत का द्वितीय युद्ध की। कौन सी? पानीपत का द्वितीय युद्ध। अकबर के शासक बनते ही उसका देखो जो है वेलकम कर रहा है एक धुआंधार युद्ध, और वो लड़ा जाएगा कौन सा? पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है कि नहीं। अब जब पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है तो इसमें आपके कौन दिखाई पड़ता है? इसमें आपके दिखाई पड़ता है ये आपके बकायदा नवंबर 1556 में लड़ा जाता है। ठीक है। और इस युद्ध में दो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, बैरम खान जो कि अकबर के संरक्षक के तौर पर लड़ रहे हैं। ठीक है। बैरम खान जो कि अकबर के आपके संरक्षक के तौर पर लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको दिखाई पड़ता है कौन? दूसरी तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसे आप हेमू कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? हेमू। इसी को आप क्या कह देते हैं? हेमू। ठीक है। संभवतः वे आखिरी हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था। रेवाड़ी का एक सिंपल सा नमक का व्यापारी था। जब आपके इस्लाम शाह सूर जो है सिकंदर आपके शेरशाह के बाद जब इस्लाम शाह आता है तब इसको बकायदा जो है आपके बाजार निरीक्षक का पद मिलता है। और जब आदिल शाह आता है, आदिल शाह सूर, उसके समय बकायदा सेनापति के पद तक पहुंच जाता है और फिर फाइनली प्रधानमंत्री के पद पे ये पहुंचता है आपके इसके अफगानों के। तो अफगानों ने एक लास्ट एफर्ट किया, आपके हेमू ने क्या किया, बकायदा आपके दिल्ली की ओर आक्रमण करने का प्रयास किया। ठीक है। और जब ये आपके आक्रमण करने का प्रयास करेगा तो जो तारदी बेग खान था, तारदी बेग कौन था मालूम? तारदी बेग वही था जिसके ऊपर दिल्ली का नियंत्रण था। मतलब मुगल जब आपके शासन में आते हैं तो तारदी बेग खान को दिल्ली का शासन दिया जाता है। और तारदी बेग खान क्या करता है, इस युद्ध में जैसे दिल्ली में पहुंचता है तो जब आपकी उसकी सेना आगे बढ़ रही है हेमचंद्र विक्रमादित्य की, तो तारदी बेग खान दिल्ली छोड़ देता है।
तो बाबर वगैरह फ्रंट से लीड करते हैं, बाद में तारदी बेग खान की हत्या करवा देता है बाबर। तारदी बेग खान कौन था? ये वही आदमी था जिसने अकबर की जन्म की सूचना हुमायूं को दी थी, मैंने आपके पिछले स्लाइड में बताई थी, है कि नहीं? अब यहां पे आप कहानी कैसे आगे बढ़ते देखें, कहानी यहां पर आपको ऐसे आगे बढ़ती दिखाई पड़ती है कि इस युद्ध में आपके हेमचंद्र किसी भी तरीके से, इस युद्ध में आपके हेमचंद्र जो है विक्रमादित्य किसी भी तरह से अकबर से हल्का नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी एकदम से कहानी एक चमत्कार होता है, और क्या होता है कि एक तीर हेमचंद्र विक्रमादित्य की आंखों में लग जाता है, और फाइनली परिणाम क्या बनता है? फाइनली परिणाम ये बनता है कि हेमू पराजित हुआ, हेमू पराजित हुआ, ठीक है कि नहीं? और 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में आपके हेमचंद्र विक्रमादित्य की पराजय के साथ ही अफगान हमेशा के लिए आपको जो है समाप्त होते दिखाई पड़ेंगे, समझ रहे हैं? इसके बाद आपको अफगान कभी भी उतनी मजबूत स्थिति में आपके नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्लियर है कि नहीं? 1556 से 1564 जो आपके अकबर का जीवन जो दिखाई पड़ता है, 1556 से जो 60 तक का उसके आपके जीवन दिखाई पड़ता है, 1560 से 1560 तक का, 1556 से 1560 तक का, इस समय आपके अकबर का जीवन बैरम खां के प्रभाव में था। किसका? इस समय उसका जीवन बैरम खां के प्रभाव में था, और 1560 में बैरम खां के प्रभाव को आर्टिफिशियली समाप्त किया जाता है, ठीक है? यह भी बड़ी मजेदार घटना है, इसके बारे में हम जानेंगे। बैरम खां के खिलाफ बकायदा एक षड्यंत्र किया जाता है। बैरम खां कौन था? बैरम खां जो है आपके, ये आप समझिए कि वकील सल्तनत अकबर के संरक्षक के तौर पर जब एक कार्य कर रहा था, तो वकील सल्तनत का सिंपल सा मतलब था कि भैया प्रधानमंत्री, जब अकबर का आपके राज्यारोहण हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, तो उसके बाद से बैरम खां अकबर के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य कर रहा था। परंतु बैरम आपके हुमायूं के समय का इनका वफादार हुआ करता था। सर्दी में, गर्मी में, आंधी में, तूफान में, सुख में, दुख में, हर एक समय ये बैरम खां आपके अकबर का बिल्कुल रहबर परेदार, ये कह सकता हूं कि बड़ा ईमानदार वफादार व्यक्ति रहा। लेकिन जिस तरह से बैरम खां का अंत होता है वो इतिहास में काफी कुछ सीखने और बताने लायक है। बैरम खां की जो मजबूत स्थिति थी अकबर के मामले में, वो उसके हरम को पसंद नहीं आ रही थी। हरम कौन सा? हरम यानी अकबर के राजमहल की स्त्रियों वाला संगठन, जिसमें आपके महामंगा, जीजीअनगा, अकबर की माता आपके हमीदा बानो बेगम, महामंगा का पुत्र आपके अधम खां, और आपके जीजीअंगा के पति शमशुद्दीन अदगा खां, ये सारे के सारे लोग मिलाकर जो थे आपके अकबर में, ये कह सकता हूं कि जो उनका हरम का शासन था, जो पर्दा आपके, ये कह सकता हूं जो पेटीकोट गवर्नमेंट चली थी आपके अकबर के समय में काफी लंबे समय तक, ये सब उसके संगठन के लोग थे। और इनमें से कोई भी आपके बैरम खां की उन्नति को या बैरम खां के प्रभाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब ऐसे में बैरम खां के खिलाफ धीरे धीरे षड्यंत्र किए जाते हैं। कुछ गलतियां आपके बैरम खां से भी हुई थी। बैरम खां से कुछ गलतियां ऐसे हो जाती हैं कि बैरम खां जिस प्रकार आपके कुछ निर्णय ले रहा था, बैरम खां जिस प्रकार से आपके कुछ निर्णय ले रहा था, वो आपके उसमें ठीक ठाक पक्षपात दिखाई पड़ रहा था। क्योंकि बैरम खां को मैंने आपको बताया था, बैरम खां जो था आपके, ये किस मत का था? बैरम खां एक शिया मत का व्यक्ति था। बैरम खां शिया मत का एक वफादार था, ठीक है? और जब शासन में पदों में नियुक्ति की बारी आ रही थी, तो वो सारे लोग जो आपके शिया मत के नहीं है, यानी सुन्नी मत के, देखिए मुगलों के शासन में आपके मैक्सिमम लोग सुन्नी मत के थे, बैरम का शिया मत का था। तो जब अपॉइंटमेंट्स की बात आती थी, नियुक्तियों की बात आती थी, तो होता क्या था कि मोस्टली तौर पर देखा जाता था कि वो शिया मत के लोगों को जो है आपके अपॉइंट कर रहा था, जिस बात से अकबर के आपके सरदार जो थे, जो आपके अमीर वर्ग था, वो भी असंतुष्ट था, और जो आपके हरम के लोगों को दिक्कत थी कि हाँ भाई जो कुछ भी कर रहा है बैरम खां ही कर रहा है, वो तो एक समस्या वाली बात थी ही, ठीक है? अब दूसरा यहां पे आपको ये तक बताया जाता है कि धीरे धीरे उसको काफी भड़का दिया जाता है अकबर के खिलाफ जो आपके परामर्श, ये कह रहा हूं कि जो आपके अतका ख्याल था, जैसे अतका ख्याल शब्द का प्रयोग करूंगा, अतका ख्याल जो आपके हरम गुट था, इसके खिलाफ था, इसके खिलाफ था। अभी जो अतका ख्याल है या जो आपके हरम दल है, इसमें कौन कौन है मैंने आपको बता रखा है। इसमें आपके उसकी दोनों धाये हैं, महामंगा, जीजीअंगा,
अदगा खान, आदम खान, समझ रहे हैं? आदम खान और भी बहुत सारे लोग जो है आपको इसमें दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं था कि केवल इतने ही लोग थे, इसमें बकायदा आपके मुल्ला पीर मोहम्मद और मुनीम खान, ये सब भी लोग इसमें आपके दिखाई पड़ते हैं, है ना? पीर मोहम्मद और मुनीम खान, जो कि कुछ समय तक आपके अकबर का प्रधानमंत्री भी रहा। तो ये सारे के सारे लोग आपके हरम दल के लोग थे, जो कि ये नहीं चाहते थे कि बैरम खान इतना प्रभावशाली रहे। तो इन सब ने मिलकर बकायदा जो है आपके क्या किया, एक षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र कैसे रचेंगे? षड्यंत्र ऐसे रचेंगे कि बकायदा इन लोगों ने भरना शुरू ये कर दिया कि देखिए ऐसा है, बैरम खां जो है वो आपसे नाराज है और बैरम खां किसी भी प्रकार से अबुल माली को, यानी जो कामरान का बेटा है, उसको शासक बनाना चाहता है। ये बात अकबर के कान में भरी गई। और ये बात अकबर के कान में कैसे भरी गई, जरा वो कहानी सुन लीजिए। आगरा के किले में अंदरूनी तौर पर यह एक अफवाह उड़ी कि बैरम खां शासक बनाना चाहता है अबुल मालिक को, जो कि कामरान का बड़ा बेटा था और शायद एक अच्छे योद्धा के तौर पर एक वयस्क पुत्र भी था। अब ऐसे में कहानी जब बनती है तो हरम के लोगों ने क्या किया, बकायदा अकबर को शिकार खेलने के बहाने बोला कि चलो शिकार खेलने चलते हैं। तो अकबर शिकार खेलने के लिए बाहर निकलता है और इसके साथ आपके अबुल मालिक को भी भेजा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अकबर बाहर निकल जाए और आगरा में जो है कूप हो जाए, विद्रोह हो जाए। और इस पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो आपके क्या किया जाएगा, इस पर्सपेक्टिव में आपके देखा यह जाएगा कि भैया आगरा से ये निकलते हैं आपके शिकार खेलने, लेकिन ये पहुंच जाते हैं कहां, दिल्ली। उस समय लोग जब शिकार खेलने निकला करते थे तो ऐसा नहीं कि सुबह गए और शाम को आ गए। शिकार खेलने निकले हैं इसका मतलब कईयों दिन आपके खेल रहे हैं शिकार। तो दिल्ली पहुंचने, और दिल्ली में इनकी माता हमीदा बानो बेगम बैठी है, जो कि बताती हैं कि बैरम खां एक षड्यंत्र करना चाहता है, तुम विश्वास करो बेटे मुझ पर। अकबर अपनी मां का सम्मान बहुत करता था, ये बात समझिए अब। और अकबर जब आपकी माता का सम्मान करता दिखाई पड़ेगा तो जिस प्रकार से सबके सब आपके शहंशाह के सामने घुटने टेक देते थे, ठीक वैसे ही अकबर अपनी माता के सामने घुटना टेकता नजर आएगा। और जब आप ये कहानी देखेंगे तो आप ये कहानी समझिए कि पूरे के पूरे महामंगा और जो हरम गुट है उसने हमीदा बानो बेगम का बाकायदा प्रॉपर इस्तेमाल किया। हमीदा बानो बेगम को भड़काया, हमीदा बानो बेगम ने अकबर को भड़काया। और इसके बाद जो होता है वो बड़ा शानदार होता है। इसके बाद क्या होता है कि बाकायदा अकबर को, है ना, इसके बाद क्या होता है कि जो उसके शिक्षक थे यार लतीफ, अकबर के एक शिक्षक थे यार लतीफ, ठीक है, हरम दल के भड़काने पर शिक्षक यार लतीफ द्वारा बैरम खां को पद से हटाने का आदेश, बैरम खां को क्या किया गया, पद से हटाने का आदेश पहुंचाया गया। और जैसे ही बैरम खां ने यह आदेश सुना कि मुझे प्रधानमंत्री पद से हटाया गया, बैरम खां को अपनी आंखों में भरोसा नहीं हुआ। और बैरम खां ने क्या किया कि बकायदा एक बार कोशिश भी की। आदेश में यह लिखवाया गया कि आप मक्का चले जाइए। बैरम खान ने कहा कि नहीं, मुझे एक बार अकबर से मिलना है। ऐसा कैसे कर सकता है वो तो अभी नासाज है, नासमझ है, क्योंकि बैरम खान ने उसको एकदम गोद में लेके पाला है, वो कैसे मान जाएंगे ऐसी बात। तो ऐसे में क्या होगा कि अब अकबर देखो बड़ा हो चुका था, ऐसा अकबर को लग रहा है कि वो बड़ा हो चुका है। बाकी कहानी आप समझ रहे हैं। तो अकबर अपने उसी टीन एज के जोश में, और बैरम खान उससे एक बार मिलना चाहता है कि भाई एक बार कम से कम मिल तो लो, इतना खून बहाया है मैंने आपके वफादारी में, इतने लोगों को जो है गर्दनें काटी हैं आपकी हिफाजत में, और मेरे साथ ऐसा सुलूक। देखिए जो इतनी हिफाजत करेगा और इतना बड़ा योद्धा है, उसमें क्रोध अहंकार थोड़ा बहुत तो होगा। अब आप ये कहोगे कि नहीं बिल्कुल ही एकदम कटप्पा की तरह शांत रह ले, तो कटप्पा सब नहीं होते ना। ये अलग बात है कि बैरम खान और कटप्पा की शक्ल मिलती जुलती थी, लेकिन फिर भी कटप्पा अलग थे, बैरम खान अलग। तो बैरम खान को ये बड़ी हैरानी होती है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। और बैरम खान क्या करेगा, एक बार इनसे मिलने का प्रयास भी करेगा। जब उसको नहीं मिलने दिया जाता है तो होता क्या है कि आपके बैरम खान ने चुपचाप आदेश का पालन किया और उसने मक्का के लिए अपना जो है रास्ता तैयार कर लिया।
उसने बोला कि ठीक है मैं मक्का चला जाऊंगा। अच्छा, उसके प्रतिद्वंदियों को क्या हो रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है उसको, उनको सबको लग रहा है कि नहीं ये मक्का नहीं जाएगा, ये षड्यंत्र करेगा। तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से जल्दी बोला, अकबर से बोला कि दबाव डाला कि भैया एक काम करो, आप शीघ्र से शीघ्र मक्का को जो है आपके भेज दीजिए, कि जल्दी जल्दी आप मक्का प्रस्थान करते। तो यही एक बात बोलने के लिए अकबर ने पीर मोहम्मद के साथ एक सैनिक टुकड़ी भेजी कि जाके बैरम खान से बोलो कि वो जल्दी शीघ्र शीघ्र जो है आपके चला जाए मक्का के लिए। अच्छा, पीर मोहम्मद जब आपके बकायदा पहुंचते हैं बैरम खान के पास, तो बैरम खान को लगता है कि पूरी जिंदगी तबाह कर दी मैंने इनकी वफादारी में, और ये एक सैनिक टुकड़ी भेज रहे हैं मेरे पास ये कहने के लिए कि मुझे मक्का चले जाना चाहिए। उस समय अगर एक बार भी अकबर और बैरम की मुलाकात हो जाती तो आप ये समझिए कि सारा खेला इस षड्यंत्रकारी ग्रुप, जो आपके महामंगा और जीजनगा, जो आपके जो पर्दा वाला, जो आपके शासन वाले लोग हैं, जो पेटीकोट गवर्नमेंट वाले लोग हैं, इनका सारा का सारा षड्यंत्र शांत जाता। कई बार जिंदगी में हमसे ऐसी गलतियां होती, हम सीधे बात करने से बचते हैं या सीधे बात करने का मौका ही नहीं मिलता। इतिहास आपको हमेशा सिखाता रहता है बंधु, इतिहास से तुम कितना सीखते हो ये महत्वपूर्ण है। कहानी आगे बढ़ाते हैं, और कहानी जब आगे बढ़ती है तो आपको मैं बताता हूं कि भैया बैरम खान के सामने जब पीर मोहम्मद आते हैं तो बाकायदा अपनी सेना लेकर आते हैं। तो बैरम खान ने क्या किया, इसको बड़ा अपमान समझा, और ये इसलिए भी समझा क्योंकि पीर मोहम्मद को बाकायदा वो अपने पद से हटवा भी चुका था एक बार। बैरम खान बड़ा स्ट्रांग आदमी था, वो किसी को भी जो चाहता वो कर लेता था। अब पीर मोहम्मद जिसको उसने पद से हटाया, यानी वो बैरम खान पीर मोहम्मद को अपने पैरों की धूल नहीं समझता था, और वो पीर मोहम्मद सीना तान के बैरम खान के सामने खड़ा है कि चलो भाई हुक्म हो गया है, निकल लो यहां से। तो कुछ ना हो, ये उसके ईगो को तो भड़केगा, ईगो ना भी हो तो भी मैं कह रहा हूं आत्मसम्मान को तो चोट लगेगी ही लगेगी, और जब उसके आत्मसम्मान को चोट लगेगी तो क्या इसको बर्दाश्त करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसे में उसने क्या किया कि भैया बैरम खान इसे अपमान समझा, और अब उसने क्या किया कि विद्रोह करने की ठानी, उसने अपनी इज्जत के साथ लड़ने की ठानी। और जब वो इज्जत के साथ लड़ने की ठानेगा तो क्या होगा कि भैया आपके जब बैरम खान विरोध करेगा तो उसने शमशुद्दीन अदगा खान, ये आपके जीजी अंगा है, जब पता चलता है कि बैरम खान ने विद्रोह कर दिया तो पीर मोहम्मद की सेना तो वहीं फंस के रह जाती है। पता चला कि उसने आपके विरोध किया है, तो बैरम खान के खिलाफ लड़ने के लिए शमशुद्दीन अदगा खान की सेना भेजी जाती है, और दोनों के बीच में आपके कहां पर, दिलवाड़ा नामक जगह पर, कहां पर, ब्यास नदी किनारे जो है आपके शिवालिक की तलहटी में, ब्यास नदी किनारे आपके दिलवाड़ा नामक जगह पर 1560 में एक विद्युत युद्ध होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आपके शमशुद्दीन अदगा खां और बाबर के बीच में क्या होता है, 1560 में आपके दिलवाड़ा का युद्ध होता है, और अनलकीली बाबर इसमें पराजित हो जाता है। बाबर क्या हुआ, इस लड़ाई में पराजित हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, बैरम खान इस लड़ाई में पराजित हो जाता है। बैरम खान इस युद्ध में आपके पराजित हो जाता है। अब बैरम खान चूंकि पराजित हो चुका है तो बैरम खान को क्या किया जाता है, बाकायदा आपके लाया जाता है अकबर के समक्ष, समझ रहे हैं। और जब अकबर के समक्ष उसको लाया जाता है तो अकबर इसका पूरा राजकीय सम्मान करता है। अकबर इसको बकायदा, जब इसके पैर में गिरता है तो अकबर इसको बकायदा कंधे से उठाता है, अपने गले लगाता है। अकबर जहां पे सरदार बैठा करते थे, अभी भी सबसे ऊंची कुर्सी इस बैरम खान की लगवाता है, इसको बकायदा आपके कपड़े वगैरह देता है। बातचीत हो चुकी होगी इन लोगों के बीच में, परंतु अकबर को इतना भरा जा चुका है कि अकबर अब सुनने के मूड में नहीं। लेकिन अकबर ने बैरम खान के सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये अकबर ने कोई एहसान नहीं किया था बैरम खान पे, ये तो अकबर है जो कि बैरम खान के प्रभाव में आ रहा है। और अगर बैरम खान ऐसा सोच भी रहा था कि वो अबुल मालिक को आपके बना देगा शहंशाह, तो अकबर को अपने आप को साबित करना चाहिए था। अब क्या देखो, उस एनालिसिस में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी प्रीलिम्स हमें देखना है। तो यहां पे क्या होता है कि अकबर ने क्या किया, बैरम खान के सामने 3 शर्तें रखी, है ना। अकबर ने बैरम खान के समक्ष 3 शर्तें रखी। 3 शर्तें क्या थी मालूम? पहली शर्त तो यह थी कि आप शहंशाह के सलाहकार हो जाइए।
पहली शर्त क्या रखी, शहंशाह के सलाहकार हो जाइए या फिर आप जागीरें ले लीजिए। और उसने बोला कि बकायदा आप एक काम करो, या तो आप कालपी और चंदेरी के जिले की सूबेदार बन जाओ, है ना, या तो फिर कालपी और चंदेरी के सूबेदार बन जाओ, या तीसरा ऑप्शन एक काम करो, आप मक्का प्रस्थान कर जाओ, जो कि उसने पहले बोला था। बैरम खां एक ऊंचे वकूफ वाला आदमी था, एक आत्मसम्मानी व्यक्ति था, जो हो सकता है लोगों को अहंकार लगे। उसको मालूम था कि शहंशाह के सलाहकार का मतलब शहंशाह उसकी सलाह माने ना माने बात नहीं था। बैरम खां की सलाह अगर अकबर ना मानता तो यहां पर उसका अपमान होता, क्योंकि देखिए बैरम खां अपने हिसाब से कभी भी अकबर के खिलाफ कोई या मुगल सल्तनत के खिलाफ कोई सलाह नहीं देगा, लेकिन फिर भी अगर अकबर को भर दिया गया, अकबर ने उसकी सलाह की तरह कोई काम कर दिया, तो ये तो कहीं ना कहीं उसके पद की गिरावट होगी। दूसरा, अगर कहीं कालपी और चंदेरी के सूबेदार का पद ले लिया बैरम खां ने, तो बैरम खां इसका मतलब सत्ता लोलुप थे, ये भी काम नहीं होगा। तो ऐसे में उसने वही किया जो एक बड़े आदमी को करना चाहिए, उसने चुना मक्का प्रस्थान। उसने क्या चुना, उसने मक्का प्रस्थान का निर्णय लिया। और फिर क्या होता है, बकायदा वो मक्का के लिए निकल जाता है। बैरम खां मक्का के लिए निकल पड़ता है, ठीक। अब जब बैरम खां मक्का के लिए निकल पड़ेगा तो बीच में क्या होता है, आपके बीच में आपके क्या कहते हैं, गुजरात के पाटन नामक जगह पर, गुजरात के पाटन नामक जगह पर क्या होता है, 31 जनवरी, है ना, 31 जनवरी 1561 को गुजरात के पाटन में एक अफगानी द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। गुजरात के पाटन में उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या एक अफगानी द्वारा की जाती है, और ये अफगानी वही था जिसके पिता की मच्छी पाटन के युद्ध में, मच्छीवाड़ा के युद्ध में जो है आपके बैरम खां ने हत्या की थी, ठीक है। मच्छीवाड़ा के युद्ध में आपके बैरम खां ने किसी एक व्यक्ति को मारा, उसके पुत्र ने, है ना, उसके पुत्र आपके मुबारक खान नाम के थे, उन्होंने क्या किया, बकायदा बैरम खां की वहीं पर हत्या कर दी। अब बैरम खां की जो पत्नी थी सलीमा बेगम, है, बैरम की जो पत्नी थी सलीमा बेगम, उनसे अकबर ने क्या किया, विवाह किया। उनसे अकबर ने क्या किया, विवाह कर लिया। वही जो उसका पुत्र था, ठीक है, वही जो बैरम खान का पुत्र था। और बैरम खान का पुत्र जो था उसका आपके नाम था अब्दुल रहीम। क्या नाम था, अब्दुल रहीम। और अब्दुल रहीम को अकबर ने अपने पुत्र का दर्जा दिया। अब्दुल रहीम, इसको किसका, पुत्र का दर्जा दिया। बात समझ में आ रही। और बाद में यही अब्दुल रहीम खान ए खाना की उपाधि, बाद में इन्हीं को क्या हुआ, खान ए खाना की उपाधि भी मिलती है। खान ए खाना की उपाधि आपके बैरम खान को भी मिली है, तो इनका पूरा नाम हो जाता है अब्दुल रहीम खान ए खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम खान ए खाना, ठीक। तो ये था आपके बैरम खां वाले गुट का पतन। अब अकबर का जो है 4 साल और लंबा जाने वाला है। इस 4 साल में अकबर का क्या होगा, पर्दा शासन आ जाएगा। अकबर का पर्दा शासन यानी पेटीकोट गवर्नमेंट। उसके शासन के पहले 8 साल वो किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में रहता है, 1560 से 1564 तक, 1564 तक, समझ रहे हैं। पर्दा शासन में कौन कौन था ये मैं आपको बता चुका हूं, बट आप ये समझिए कि पर्दा शासन में सबने अपने जिस भी प्रकार से जो है लूटने की कोशिश की, सबने जितना भी प्रयास किया, सब कुछ जो है सबको मिला, ठीक है। इसमें आपके थे कौन कौन, जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें आपके थे कौन कौन, इसमें आपके वही महामंगा, जीजीअंगा, हामिदा बानो बेगम, अकबर की रियल मदर, आदम खां, शमशुद्दीन अदगा खां,
पीर मोहम्मद, और मुनीम खान। ठीक है, ये सारे सारे लोग थे। अब इनमें जो सबसे ज्यादा प्रभाव था आपके, वो था आपके महामंगा का। किसका? महामंगा का। महामंगा, ये समझिए, ये सर्वाधिक प्रभावशाली स्त्री थी, सर्वाधिक प्रभावशाली स्त्री थी। ठीक है, ठीक। आदम, ये महामंगा का पुत्र था। ठीक। शमशुद्दीन अदगा खां, ये जीजी अंगा का पति था और इसकी हत्या करा दी थी, पति। ठीक है। प्रधानमंत्री भी अपॉइंट किया गया था और आदम खान ने इसकी हत्या कर दी थी। आदम खान ने क्या की? इसकी हत्या की थी। आप ही समझिए कि शमशुद्दीन अदगा खां को अकबर अपने वालिद का दर्जा देता था कि अगर हुमायूं नहीं है तो उस हवाले से आपके जीजी अंगा इनकी माता हो गई, तो आपके शमशुद्दीन अदगा खां उनके वालिद हो गए, यानी पिता का दर्जा देता था आपके, क्या कहते हैं, ये अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, तो यहां पर आपकी कहानी समझते हैं कि अब इन लोगों का भी प्रभाव बहुत तेजी से आता है। 6 महीने के अंदर 4 प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं। इनमें से आपके महामंगा, ये प्रधानमंत्री भी रहते हैं। ठीक है। अकबर के समय अकबर के 2 प्रधानमंत्री देखे जाते हैं, यानी एक समय अकबर के आपके कौन थे? शिहाबुद्दीन, और शिहाबुद्दीन के साथ आपके कौन है? महामंगा। देखिए, जब आपके बैरम खां जाता है तो बैरम खां के तुरंत बाद आपके प्रधानमंत्री कौन बनता है? शिहाबुद्दीन बनता है, जो कि इस संगठन का मेंबर था। शिहाबुद्दीन भी आपके इस संगठन का आपके मेंबर था। ठीक है। अब यहां पे आपको क्या दिखाई पड़ता है कि बकायदा आपके 2 प्रधानमंत्री देखे जाते हैं और शासन में आपके कोई स्थायित्व तो नहीं था, है ना। मुनीम खां वगैरह भी आपके इसके प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, बट मुनीम खां के भीतर भी कोई ऐसी कोई खास दम निकल के नहीं आती। ठीक है। अब ऐसे में आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे सबकी जो है आपकी मृत्यु होना शुरू हो जाती है। जैसे आपके क्या देखेंगे, सबसे पहले आदम खां की मृत्यु होती है। सबसे पहले किसकी होती है? आपके आदम खां की मृत्यु होती है। कारण यह है कि इसने आपके शमशुद्दीन अदगा खां की हत्या कर दी थी। आदम खां धायमा का पुत्र था, महामंगा का, और महामंगा का पुत्र होने के नाते क्या हुआ? महामंगा का पुत्र होने के नाते बकायदा जो है इसका जो आपके लालन पालन है वो बिल्कुल उसी प्रकार से होगा जैसे अकबर का हो। तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि हरमकोट तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। शमशुद्दीन अदगा खां की हत्या हो गई तो अंगा नाराज होती हैं, वो इस आपके, अब ये समझिए कि जीजी अंगा का प्रभाव तब समाप्त हो जाता है जब आपके शमशुद्दीन अदगा खां का जो है हत्या हो जाती है। ठीक है। इसके बाद मुनीम खां, ये भी आपके प्रधानमंत्री के तौर पर असफल रहते हैं। आदम खां, है ना, इसकी तो आपके अकबर ने क्या किया? इसको मृत्युदंड दे दिया। क्यों? जब ये शमशुद्दीन अदगा खां को मार के आगे बढ़ रहा था तो खुली नंगी तलवार लेकर ये आपके अकबर के द्वार में प्रवेश करने का कोशिश करेगा। अकबर, इसके पहले कि ये अकबर के दरवाजे तक पहुंच जाए, फिल्म में भी दिखाया गया है कि आदम खां को बकायदा गिरफ्तार कर लिया जाता है और अकबर इसे छत से फेंक के, हाथ पैर बांध के छत से फेंकने का आदेश देता है। ठीक है, ये बकायदा इसको छत से फेंकने का आदेश देता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपके आदम खां भी समाप्त हो जाते हैं। अकबर इसकी सूचना डायरेक्ट नहीं देता है महामंगा को, लेकिन जब उसको पता चलता है तो महामंगा भी क्या होता है? सदमे से मर जाती है। तो देखिए आपके धीरे धीरे क्या दिखाई पड़ रहा है, आपके सारे के सारे लोग जो है आपके यहां पर निपटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब रही बात पीर मोहम्मद की, किसकी? पीर मोहम्मद की। तो पीर मोहम्मद भी जो है आपके कहां पर? मालवा आक्रमण में जाता है। मालवा आक्रमण में क्या होता है आपके? नर्मदा नदी पार करते समय जब ये मालवा के अभियान पे भेजा जाता है तो जो नर्मदा नदी जब ये पार करता है उस समय घोड़े से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो धीरे धीरे देखते हैं कि जब मुल्ला पीर मोहम्मद की मृत्यु होती है, मुल्ला पीर मोहम्मद की मृत्यु होते ही आपके ये समझिएगा पर्दा शासन का अंत हो गया। इसकी मृत्यु होते ही क्या होता है? आपके पर्दा शासन का अंत हो जाता है। अब पर्दा शासन के अंत के बाद जो है आपके ये समझिए कि अकबर का एक मामा था, ख्वाजा मुअज्जम। कौन था? ख्वाजा मुअज्जम। ये पहले भी आपके बड़ा घटिया किस्म का आदमी था, बड़ी घटिया घटिया हरकतें किया करता था। कोई स्त्री इससे सुरक्षित नहीं रहती थी
और भी बहुत सारी वाहियात चीजें इसके कार्यकाल में आपके देखी जाती थी। तो ऐसे में क्या होगा कि जो ख्वाजा मुअज्जम महोदय है, इनको अकबर बार बार चेतावनी दे चुका था कि आप अपनी आदतें सुधार लीजिए, आप अपनी हरकतें सुधार लीजिए, लेकिन आप क्या देखते हैं कि इनकी हरकतों में किसी भी प्रकार से कोई सुधार नहीं देखा जाता है। और जब इनकी हरकतों में किसी भी प्रकार से कोई सुधार नहीं देखा जाएगा तो ऐसे में फाइनली क्या होता है, 1564 में जब इन्होंने अपनी पत्नी जोरा अंगा की, इसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी, यानी अकबर की मामी की, तो इन्होंने जब आपके 1564 में अपनी पत्नी जोरा अंगा की हत्या कर दी तो अकबर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसने क्या किया, बकायदा इस ख्वाजा मुअज्जम यानी अपने मामा को नदी में डुबो के मारने का आदेश दे दिया, है कि नहीं। अब नदी में डुबो के मारने का प्रयास किया गया लेकिन ये मरा नहीं, इतना जिद्दी आदमी था ये। तो फाइनली क्या किया, इसको ग्वालियर के किले में आपके कैद कर लिया गया और वहीं पे क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक से एक बागड़ बिल्ले जो है आपको दिखाई पड़ेंगे अकबर के समय, ठीक है कि नहीं। अब यहां पर आप क्या देखेंगे कि बकायदा अकबर के जो विजय अभियान है उसको भी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अकबर के जो विजय अभियान है उनकी सीरीज काफी लंबी है। अकबर के जब हम विजय अभियान की अगर बात करें आपसे, तो देखिए ध्यान से, चलिए अकबर के जब हम विजय अभियानों की बात करेंगे तो देखिए यहां पर आपके बहुत सारी लड़ाइयां उसने लड़ी हैं, ठीक है, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। और जब साम्राज्य विस्तार की बात करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, एक एक फैक्ट हम साम्राज्य विस्तार के अकबर से जुड़ा हुआ देखेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर आपके प्रश्न बनते हैं, तो यहां पर आपके क्या करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपके बातों को आपके सामने रख सकें, ठीक है। अकबर के सामने विद्रोह कौन कौन से हुए इनको हम बाद देखेंगे, पहले देखते हैं कि साम्राज्य विस्तार के दौरान उसने क्या क्या देखा। साम्राज्य विस्तार में, आपके साम्राज्य विस्तार की सीरीज में अकबर ने सबसे पहला हमला किस पर किया। साम्राज्य विस्तार की सीरीज में अकबर ने अपना सबसे पहला हमला 1561 में मालवा के विरुद्ध किया। किसके विरुद्ध? मालवा के विरुद्ध किया। मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। और अब यहां पे समझिए, महामंगा के प्रभाव चलते उसका पुत्र जो आदम खां है वो मालवा अभियान में सेना के लिए चुना गया। तो महामंगा के पुत्र, अब आप कहोगे ये कहां से बीच में आ गया, ये भैया 1561 की बात है, मैं जब आपके आदम खां की मृत्यु होती है 1564 की बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है। तो इस समय जिंदा है ये, ठीक। तो अब यहां पे क्या होगा कि मालवा का जो शासक आपके बाज बहादुर दिखाई पड़ता है, ध्यान से देखिए, ये आ जाइए। 29 मार्च 1561 को क्या होता है कि आपके आदम खान ने क्या किया, मालवा पे आक्रमण किया, किंतु वो पराजित हो जाता है और वहां से भाग आता है। आदम खान ने जब मालवा पे अधिकार कर लिया अंततः, तो बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और फलतः अकबर ने क्या किया, उसे पहले 1000 बाद में 2000 का मनसबदार बना दिया। यहाँ पे मनसबदारी व्यवस्था की भी चर्चा आपको आगे करूंगा मैं आपसे, ठीक है। इसके बाद आप समझेंगे कि अकबर ने बकायदा जो है आपके राजपूत नीति का अपने प्रयोग किया। अकबर ने क्या है, आपके राजपूत नीति का प्रयोग किया, और अकबर ने राजपूत नीति का प्रयोग किस प्रकार से किया उसको भी हमें आपको समझाना है, ठीक है। अब आप समझिए कि अकबर ने अपनी राजपूत नीति का प्रयोग किस लिए किया। अकबर ने अपनी राजपूत नीति का प्रयोग सिर्फ इसलिए किया ताकि उसको आपके सेकंड लाइन लीडरशिप मिल सके। देखिए उसके अपनी जो सेना थी उसमें आपके तुर्की, अफगानी, मिर्जा, उज्बेक, बहुत सारे अलग अलग समुदायों के लोग थे, और इन समुदायों के बीच में आपसे कोई एकता का जो भाव आपके दिखता नहीं था। तो ऐसे में अकबर को एक ऐसा मजबूत संगठन चाहिए था, एक ऐसा मजबूत सैन्य वर्ग चाहिए था जो कि उसके ना केवल आपके सैन्य अभियानों में काम आ सके, प्रशासन में भी जो है लोग उसकी भूमिका, अकबर को उनकी मजबूत और वफादार भूमिका दिखाई पड़े। तो अकबर क्या करेगा, अपनी राजपूत नीति के तहत दो काम करेगा। एक तो यह कि सबसे अपने प्रभाव को स्वीकार करने की बात कहेगा, जो स्वीकार कर लेगा उसको बकायदा पूरा सम्मान देगा, उनकी पुत्रियों से विवाह कर लेगा, उनकी पुत्रियों को उनसे विवाह करने के बाद उनको बिना किसी जबरन धर्म परिवर्तन या किसी एक अनैतिक काम के बजाय वो उनको पूरा सम्मान देगा। एक प्रॉपर जितना एक महिला को सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान देगा, उनके लिए बकायदा अपने किले में मंदिर तामील कराएगा, उनको बाइज्जत रखता है। और इस तरह से उन राजपूतों के साथ क्या होता था कि वो राजपूत आपके जब अकबर इन राजपूत घरानों का दामाद बन जाएगा तो बाकी राजपूत घराने भी क्या होते हैं, उस घराने पर आक्रमण करने से डरते थे। और यहां पर आपके क्या दिखाई पड़ेगा कि यहां पर बकायदा आपके अकबर को क्या मिलता था, राजपूतों के रूप में एक बेहद ही वफादार सैन्य संगठन और बेहद ही योद्धाओं से भरा हुआ एक फौज मिल जाती। और अकबर ऐसा नहीं कि इनको सम्मान नहीं देगा। भारमल जो कि आपके जोधा भाई के पिता थे, जिनको बिहारी मल या भारमल आप जो भी कह लो, आमेर के थे वो, जिनसे आपके जोधा भाई का विवाह हुआ था अकबर का, उनके पिता भारमल का आपके रुतबा इतना था कि जब अकबर आगरे के लाल किले से जब कहीं बाहर जाता था तो किले की जिम्मेदारी और सुरक्षा ये सब रहा करती थी किसके हाथ, भारमल के हाथ। भारमल के पुत्र जो आपके भगवान दास हैं उनको अकबर ने बकायदा मनसबदारी दी और बड़ी बड़ी लड़ाइयों पे बहाजों पे भेजा। भगवान दास के जो बेटे मान सिंह थे उनको अकबर ने बड़ी जिम्मेदारी दी, महाराणा प्रताप के खिलाफ मान सिंह को ही भेजा था उन्होंने, और बड़े पदों पर आपके जो है उनको मनसबदारी प्रदान की।
तो अकबर ने अपनी राजपूत पॉलिसी में बिल्कुल क्लियर कर रखा था कि जो हमारे साथ रहेगा उसका वेलकम है, जो हमारे साथ नहीं रहेगा तो आइए युद्ध करिए, युद्ध में हमको पीछे हटने वाले। तो यहां पर आपके अकबर की जो है आपको राजपूत पॉलिसी दिखाई पड़ेगी, और जब अकबर आपकी राजपूत पॉलिसी को चलाएगा तो यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि अकबर के बहुत सारी चीजें आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे कि ये मान लीजिए कि अकबर एक सहयोगी संगठन चाहता था। अकबर ने कभी पहले दिन से बात बता रखी थी कि अकबर ने बिल्कुल पहले दिन से बात बता रखी थी कि उसको किसी भी प्रकार से हिंदुस्तान में बाहर से आया शासक के तौर पर जो है कहानी नहीं सुननी है। उसको जब भी कहानी सुननी है तो उसे हिंदुस्तान के शासक के तौर पर पहचाना जाए, उसकी यही इच्छा थी। ठीक है, और उस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो अकबर बहुत सारी लड़ाइयां आपके राजपूतों के खिलाफ लड़ता है, कुछ में उसको सफलता प्राप्त होती है, कुछ में उसको थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन अंततः पूरा का पूरा राजपूताना आपके अकबर के झंडे के नीचे दिखाई पड़ता है। ठीक है कि नहीं? अकबर शुरुआत से ही कहता था कि भैया ऐसा है, मुझे आपको एक सुल्तान के बादशाह के तौर पर नहीं, एक सहयोगी के तौर पर आपके स्वीकार करवाना है। आप स्वीकार करते हैं तो ठीक बात है, और यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा सिवाय आपसे युद्ध करने के, और यदि आप हमसे युद्ध के लिए तैयार हैं तो भैया फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते, लड़ाई एकमात्र विकल्प रह जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो यहां पर आपके एक विकल्प के तौर पर जो है बार बार लगातार लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन क्या होता है कि अकबर मजबूर होते हैं अपनी राजपूत पॉलिसी में युद्ध करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि अकबर के सामने ये कह सकता हूं कि मुश्किलें ऐसी आती हैं कि वो राजपूतों से विवाद नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि राजपूतों से उसे विवाद करना पड़ा। वो उसके ये कह सकता हूं कि बकायदा उसकी मजबूरी हो सकती है अकबर की। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि भाई क्या था क्या नहीं, उसकी मजबूरी हो सकती है। ठीक है, बहरहाल हम क्या देखते हैं यहां पर आपके कहानी आगे बढ़ाते हैं। अजमेर से अभी समझिएगा, ये देखिए ध्यान से, आमेर का राजा भारमल पहला राजपूत था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार ली, और अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी आमेर पहला घराना था। ठीक है, ये तब की कहानी है जब मालवा और मेड़ता की जो है आपके बकायदा विजय हासिल करके वापस लौट रहा था। अजमेर से लौटते समय उसने क्या किया, 6 फरवरी 1562 को, कब? अजमेर से लौटते समय उसने 6 फरवरी 1562 को क्या किया, बकायदा आपके भारमल की बेटी किससे, जोधाबाई से उसने विवाह कर लिया। और जोधाबाई से जब उसने विवाह किया तो ऐसा नहीं कि जोधाबाई का धर्म परिवर्तन कराया, बकायदा उनके लिए आगरे के किले में एक मंदिर का इंतजाम कर दिया, जो ये दर्शाता है कि अकबर किन उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। अकबर किताबी शिक्षा का बिल्कुल भी आपके सहज व्यक्ति नहीं था, किताबी शिक्षा से उसे कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन फिर भी आप क्या देखेंगे कि अकबर यहां पर आपके कई पढ़े लिखे सुल्तानों और बादशाहों से बेहतरीन काम करता दिखाई पड़ेगा। उसमें कारण हो सकता है जैसे उसका जो शिक्षक है यार लतीफ स्वयं एक ईमानदार आदमी और बहुत ही उदार हृदय का व्यक्ति था। ऐसे उसके जो शिक्षक थे पीर मोहम्मद, वो भी काफी उदार हृदय के व्यक्ति थे। तो इसका लालन पालन ही आपके उदार व्यक्तियों के बीच में। खुद दूसरा अगर देखा जाए तो इसका खुद का जन्म किसके, अमरकोट के राजा वीरसाल के यहां पे हुआ था, तो इसका लालन पालन बचपन ही आपके राजपूती माहौल में हुआ था, तो इसको तो राजपूतों से विशेष लगाव था। तो ऐसे में क्या करता है कि बकायदा जोधा के साथ किसी प्रकार से धर्म परिवर्तन या कोई जबरन आपके संबंध स्थापित करने का प्रयास नहीं करेगा, उनको बाकायदा बाइज्जत सम्मान क्या करता है कि आपके महल में लेकर आएगा। अच्छा, किसी राजपूत कन्या का, समझ रहे हैं, अकबर का किसी राजपूत कन्या के साथ किया गया ये पहला विवाह था। इसके पहले आपके हिंदाल की जो बेटी थी, यह संभवतः अस्करी की जो बेटी थी, यानी अकबर की चचेरी बहन, उसके साथ इसका विवाह पहले ही हो चुका था। समझ रहे हैं, उसके साथ इसका विवाह आपके क्या दिखाई पड़ेगा, पहले ही हो चुका था। समझ रहे हैं, और ये संभवतः मैं आपको बता रहा हूं ये कब की बात है, ये आपके तब की बात है जब आपके अकबर की उम्र 12 वर्ष रही होगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही क्या होता है, आपके बकायदा अकबर का विवाह किससे, रुकैया बेगम से हो सकता है। समझ रहे हैं, अब रुकैया बेगम से जब उसका विवाह होता है तो उसके बाद क्या होता है कि आपके यहां पर ये जोधाबाई उसकी दूसरी पत्नी है, और ये मान लीजिए कि अगर देखा जाए तो राजपूतों में पहली स्त्री है जिनसे अकबर ने विवाह किया। समझ रहे हैं, ये पहली स्त्री है जिनसे अकबर ने विवाह किया। तो ये हो गई उसके मालवा विजय का क्षेत्र। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मेड़ता विजय की बात आएगी। कहां, मेड़ता विजय की। तो अकबर ने क्या किया, शरफुद्दीन को मेड़ता के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए नियुक्त किया, और मार्च 1562 में मुगलों ने क्या किया, मेड़ता पे अधिकार कर लिया। इसके बाद हम मेवाड़ विजय की बात करते हैं। मेवाड़ में देखिए, अकबर मेवाड़ को कभी भी जीत नहीं पाता। ठीक, मेवाड़ में आपके सिसोदिया वंशी राणा सांगा का पुत्र उदय सिंह था, और उदय सिंह ने क्या किया, बकायदा सबसे जो चित्तौड़ है उसको अकबर कभी जीत नहीं पाएगा। राणा उदय सिंह ने दुर्ग की रक्षा का जो दायित्व है वो जयमल और फतेह सिंह को दे दिया। ठीक है, और स्वयं पास की पहाड़ी पर चला गया।
जयमल किले की टूटी दीवार की जब मरम्मत कर रहा तभी अकबर ने क्या किया, अपनी बंदूक से जयमल को घायल कर दिया। बाद में फत्ता सिंह और जयमल के परिवार वाले क्या करते हैं, बकायदा उस पर अटैक कर देते हैं। ठीक है कि नहीं। अब यहां पर क्या होता है कि सुबह ही फत्ता सिंह और उसके बाकी सभी सिपाही जो है आपके मारे जाते हैं। अकबर ने क्या किया, आसफ खां को दुर्ग का दायित्व सौंप के आगरा चलाया। और यहां पर एक कहानी जो इतिहासकार कभी कभी छुपा लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। अकबर ने चित्तौड़ की विजय में जो संघर्ष किया, यहां पर दो घटनाएं हैं। ये जो चित्तौड़ की विजय थी, अकबर के दो तरह के चरित्र दिखाती है। एक तो ये कि अकबर चित्तौड़ की विजय करने में इतना खिसिया चुका था कि इसने किले के सारे राजपूतों की हत्या करने का आदेश दे दिया। ऐसा बोला जाता है कि संभवतः 15 से 20 हजार राजपूत मारे गए थे, जो कि उसके उस बदनाम चेहरे को दिखाती, जो कि अकबर का लोग नहीं डिस्कस करते। अब यही बात आपको अपील नहीं करनी चाहिए, देखा अकबर ने भी ये किया था। हर एक व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है, उसमें कई प्रॉज, कई अच्छी और कई बुरी बातें होती। हमें तुलना करनी चाहिए कि अकबर की अच्छी बातें कितनी थी, अकबर की बुरी बातें कितनी थी। अकबर जब बुरी बातों का अनुसरण कर रहा था तब उसकी उम्र क्या थी, उसकी समझ क्या थी, और जब वो बेहतर से बेहतरीन बातों का अनुसरण कर रहा है तब उसकी समझ क्या थी। तो यहां पर आपको मैंने इस एक घटना से आपको ये तो बता दी कि चलो भाई ठीक है, उसने राजपूतों की हत्या का आदेश दिया और कई राजपूत मारे गए, लेकिन इसी एक कहानी में एक आपके पक्ष और भी है। जयमल और फत्ता सिंह की बहादुरी से वो इतना प्रसन्न हुआ कि जब आप कभी अब आगरे के किले घूमने जाएं तो आप ये देखेंगे कि आगरे के किले की एंट्रेंस द्वार पर जो दो हाथी हैं, उनके ऊपर जो दो बैठे योद्धा आपको दिखाई पड़ते हैं, उनमें से एक उसने जयमल और दूसरे फतेह सिंह को ही संदर्भित किया। यानी उन दोनों की मूर्तियां लगवाई, जयमल और फतेह सिंह की। उनकी वीरता से, उनकी बहादुरी से इतना प्रसन्न होता है वो। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां पर रणथंभौर की विजय दिखाई पड़ती है। रणथंभौर का शासक कौन था? सुरजन राय था, जो मेवाड़ का एक जागीरदार था। अकबर ने फरवरी 1569 में क्या किया, रणथंभौर पे आक्रमण किया और सुरजन राय ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। सुरजन एकमात्र राजपूत राजा था जिसने अकबर से जो है क्या कहते हैं, कुछ लिखा है इसमें, तवारा बजाने, हाँ क्या कहते हैं, तवारा बजाने की जो है इच्छा रखी थी। ठीक है। कालिंजर की विजय 1569, इस पर रीवा के रामचंद्र का अधिकार था। समझ रहे हैं, इस पर किसके, रीवा का रामचंद्र का अधिकार था। अब यहां पर आप क्या देखेंगे कि जो कालिंजर विजय उसकी दिखाई दे रही है। कालिंजर विजय, कालिंजर किले आपको पहले मालूम कि चंदेल शासकों के अधीन रहा करता था। कालिंजर का जो किला है पहले भी आपके चंदेल शासकों के अधीन रहा करता था, और जो कालिंजर का आपको किला दिखाई पड़ रहा है, शेरशाह सूरी इसी किले को जब आपके कंट्रोल करने जाता है ना, हाँ किले का जो आपके कहते हैं जो कंट्रोल करने जाता है तब उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं यहाँ पे बता रहा था कि बकायदा सुरजन शाह एकमात्र राजपूत राजा था जिससे अकबर ने तवारा, एक वाद्य यंत्र हुआ करता था, वो बजाने की अनुमति दी थी। समझ रहे हैं कि तुम तवारा बजा सकते हो, वाद्य यंत्र बजा सकते हो, अदरवाइज म्यूजिक बैन हुआ करता था। ठीक है। कालिंजर की विजय, इस पर राजा रामचंद्र का अधिकार था। और क्या हुआ कि अगस्त 1569 में अकबर ने क्या किया, मजनू खां काकशाह के नेतृत्व में एक सेना भेजी। रामचंद्र राय ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद 1576 में आपके एक बड़ी घटना सुनाता हूं, जिसका इतिहास आप जानते हैं कि आजकल भारत में बड़ा चर्चा में रहता है। वह उसकी हल्दी घाटी या मेवाड़ की विजय। हल्दी घाटी या मेवाड़ की विजय 3 मार्च 1572 में आपके राणा प्रताप सिंह का राज्याभिषेक किया गया। 3 मार्च 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो चुकी थी, और उदय सिंह की मृत्यु के बाद जो सामंत थे उन्होंने 3 मार्च 1572 को क्या किया, आपके राणा प्रताप को वहां का शासक जो है आपके घोषित कर दिया, मेवाड़ का। अच्छा, इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी जो है वो उदयपुर से लगभग 40 मील दूर कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। अब देखिए, उदयपुर, राजा उदय सिंह ने अपनी राजधानी किसे बताया, उदयपुर को। राजा उदय सिंह ने राजधानी किसको बनाया, उदयपुर को। जबकि आपके राणा प्रताप वो अपनी राजधानी क्या बना रहे हैं, कुंभलगढ़। राजधानी कौन सी बना रहे हैं, कुंभलगढ़। मैंने पहले बोल रखा है कि चित्तौड़ ना तो उदय सिंह के समय में अकबर के कब्जे में आया, ना इनके पुत्र राणा प्रताप के समय कब्जे में आएंगे, और ना ही इसके बाद जो इनका पुत्र आता है राणा प्रताप का, अमर, उसके समय ये कब्जे में आएंगे। तो चित्तौड़ को मान सकते हैं कि चित्तौड़ के लोगों ने कभी भी मुगलों की बादशाहत को स्वीकार नहीं किया। ये उनकी खास बात थी चित्तौड़ की। तो यहां पे अब अकबर और राणा प्रताप के साथ होने वाला है कैसा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। किसका, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के इस युद्ध की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको कहानी क्या दिखाई पड़ती है कि बकायदा इनका कहानी कुछ ऐसे होती है कि बकायदा अकबर की तरफ से मान सिंह को भेजा जाता है। अकबर की तरफ से किसको, मान सिंह को भेजा जाता है। ठीक, ये देखिए, जो बदायूनी है
उसकी अपनी किताब थी मुंतखब उल तवारीख। उसमें क्या किया है, उसने हल्दी घाटी के युद्ध का बकायदा अपने आंखों देखा वर्णन किया है, हल्दी घाटी के युद्ध का। ठीक है कि नहीं? अब यहां पे बताया जाता है कि बहुत कुछ हल्दी घाटी के तो बड़ा आपके बड़ा प्रसिद्ध युद्ध था। इसको आपके मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा जाता है या देवार का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है कि नहीं? विंसेंट स्मिथ कहता है कि देश प्रेम, यानी उसको हिंदुस्तान से प्रेम था और वो महाराणा प्रताप कभी भी किसी इस्लामी शासन को बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। शायद यही कारण होगा कि उसने कभी भी अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। तो मेवाड़ का थर्मोपल्ली जो है आपके, ये कर्नल टाड कहते हैं। कौन कहते हैं? कर्नल टाड। समझ रहे हैं? अब यहां पे आप ये समझिए कि बहुत कुछ ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए इस पे। महाराणा प्रताप ने अपनी दो सेनाएं बनाई, एक उसने अपने खुद के नियंत्रण में रखी और दूसरी का उसने नियंत्रण दिया हकीम खान सूर को। किसको? दूसरी का जो आपके नियंत्रण देगा वो आपके देगा हकीम खान सूर को। यहां पर आपके मुगलों की तरफ से भी आपके दो कमांडर्स दिखाई पड़ते हैं। एक तो आपके दिखाई पड़ते हैं मान सिंह और दूसरे दिखाई पड़ते हैं आसफ खान। अब देखिए, महाराणा प्रताप और अकबर की जो लड़ाई है, ये आपको देश प्रेम या महाराणा प्रताप की लड़ाई को कुछ ऐसे देखा जाता है कि जैसे वो आपके देश प्रेमी थे और अकबर कोई विदेशी था। बट आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों के दोनों उतने ही देशी हैं जितने हम और आप। अकबर का जन्म आपके हिंदुस्तान की सरहद में हुआ, अकबर शासक हिंदुस्तान का रहा, अकबर का पूरा शासनकाल हिंदुस्तान में बीता है। अकबर ने कोई पैसे आपके ईरान या आपके समरकंद नहीं भेजे हैं। जितना भी कमाया हिंदुस्तान में लगाया, जितना भी बनाया हिंदुस्तान का बनाया, कहीं बाहर से नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो अकबर उतना ही हिंदुस्तानी है जितने आपके महाराणा प्रताप है। अगर भारतीयता की बात करेंगे तो अकबर और महाराणा प्रताप दोनों ही भारतीय हैं। हां, एक मामले में दोनों अलग हो जाते हैं कि अकबर कौन थे और महाराणा प्रताप कौन थे। और उस हद तक मैं कभी बातचीत लाने का प्रयास करूंगा भी नहीं, क्योंकि उस हद तक बातचीत लाने का प्रयास मतलब एक ओछी बातचीत, एक हल्की मानसिकता की बातचीत हो जाएगी। अगर भारतीयता की बात करेंगे तो अकबर और महाराणा प्रताप दोनों भारतीय हैं। हाँ, इसके इतर अगर आपका कोई विचार या विश्वास है तो आप ये समझिए कि फिर वहां पर आप निराश हो जाएंगे। यह हो सकता है कि आपके हीरो कभी अकबर या कुछ लोगों के महाराणा प्रताप हो सकते हैं। बहरहाल होता क्या है कि आपके इस युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजय ही सहनी पड़ती है, लेकिन उनका जो पुत्र आता है वो भी कभी भी आपके किसी भी प्रकार से स्वीकारेगा नहीं। इनका प्रभाव तो किसी प्रकार से स्वीकारेगा नहीं। अब देखिए, मैंने बताया कि उसके बाद जो उसका पुत्र है अमर सिंह, उसने भी अकबर की अधीनता कभी भी किसी भी प्रकार से आपके स्वीकारी नहीं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आपके गुजरात विजय की। हम बात करते हैं गुजरात विजय की। जब गुजरात विजय की बात करेंगे तो आपको 1572 से 73 के बीच में अकबर जो है गुजरात विजय करते दिखाई पड़ते हैं। और ये गुजरात विजय, ये वही आपके अभियान था जिसमें अकबर ने सबसे पहली बार समंदर के दर्शन किए थे। 1572-73 में आपके इसी अभियान के दौरान क्या हुआ, अकबर ने आपके किसके समंदर के दर्शन किए थे। ठीक है कि नहीं? उस समय गुजरात का शासक कौन था? मोहम्मद मुजफ्फर शाह थर्ड था और एतमाद खान ने अकबर को गुजरात का आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। जुलाई 1572 में अकबर की सेना गुजरात की राजधानी अहमदाबाद की ओर प्रस्थान करी है और मुजफ्फर शाह थर्ड ने बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया। एतमाद खान ने अहमदाबाद दुर्ग की चाबियां अकबर को सौंप दी और अकबर ने क्या किया, मिर्जा अजीज कोका को उत्तरी गुजरात व एतमाद को दक्षिणी गुजरात का सूबेदार बना के यहां मामला सेटल कर दिया। बिहार और बंगाल विजय की बात करेंगे तो शेरशाह की मृत्यु के पश्चात 1564 में सुलेमान दुर्रानी ने बिहार एवं बंगाल को सम्मिलित कर एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। उड़ीसा को जीतकर उसने अपने राज्य में लाकर टांडा को अपनी राजधानी बनाया और उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात दाऊद खान ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और अकबर ने क्या किया, पंजाब के सूबेदार खान जहां हुसैन कुली खां व टोडरमल को दाऊद के विरुद्ध भेजा। 12 जुलाई 1576 को राजमहल के युद्ध में दाऊद को पराजित कर दिया गया। ठीक है, 12 जुलाई 1576 को राजमहल के युद्ध में दाऊद को पराजित कर दिया गया और कुछ समय पश्चात मिर्जा हकीम ने विद्रोह किया जिसे टोडरमल व अजीज कोका ने दबा दिया। इसके बाद हम बात करते हैं तो काबुल विजय निकल के आती है। इसके बाद हम क्या बात करते हैं, आपके काबुल विजय की बात करते हैं। तो 1581 का जो समय आपके मैं बताऊंगा वो अकबर के लिए सबसे मुश्किल समय था। सब कुछ मैनेज करना मुश्किल था, है कि नहीं? क्योंकि इसी वर्ष आपके अकबर के सौतेले भाई जो आपके काबुल के शासक थे मिर्जा मोहम्मद हकीम, वो भी अकबर के खिलाफ क्या कर रहे थे, एक षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे थे। और विद्रोहियों में आपके जौनपुर का एक था काजी मुल्ला मोहम्मद याजदी, इसने अकबर के खिलाफ क्या बकायदा फतवा जारी किया था। कहानी सुनते जाइए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। जौनपुर का काजी है एक मुल्ला मोहम्मद याजदी,
इसने अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया। कहां का था ये? जौनपुर का था। सवाल पूछा गया है कि अकबर के खिलाफ किसने आपके फतवा जारी किया? तो अकबर के खिलाफ फतवा जारी करता है जौनपुर का एक मुल्ला, और उसका नाम क्या है? मुल्ला मोहम्मद याजदी। कारण यह भी था कि 1579 के आसपास, 1579 के आसपास, अभी मैं अकबर की जो आपके समकालीन जो संरचनात्मक कार्य हैं वो सब लेकर नहीं चल रहा हूं, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बताता हूं आपको कि 1579 के आसपास क्या होता है कि अकबर ने महजरनामे की घोषणा की। क्या था महजरनामा, ये बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको अभी मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। अकबर के दरबार में आपके शिया मत, सुन्नी मत, इसके अलावा अकबर ने जब इबादत खाने का निर्माण कराया था, तो उसके बाद से अकबर के दरबार में हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई सबके सब आपको दिखाई पड़ेंगे, और सबके सब ने क्या किया? अकबर को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया। इस प्रकरण में क्या होता है कि शिया सुन्नी मत वगैरह जो है बड़ा परेशान हो जाते हैं अकबर की इस दरिया दिली को लेकर। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अकबर महोदय जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, इस्लाम के नियम के विरुद्ध है। कई बातें अकबर के इस्लाम के नियम के विरुद्ध बताई जाने लगी। तो अकबर जब उनसे निराश होता है तो अकबर 1579 में महजरनामे की घोषणा करता है, जिसके तहत तो कहता है कि इस्लाम के किसी दो पंथों में, इस्लाम के किसी दो मतों में यदि विरोध होता है या विरोधाभास होता है, या इस्लाम के किन्हीं दो मतों में यदि किसी भी प्रकार की कोई अगर आपके समस्या हम देखते हैं, तो सही मत कौन सा है, इस बात की जो है क्या कहते हैं घोषणा हम करेंगे। सही क्या है इस बात की तस्दीक हम करेंगे, आप नहीं। तो यहां पर आपके अकबर ने प्रयास यह किया कि कोई भी धार्मिक व्याख्या के नाम पर उसके साम्राज्य को नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन यहां पर उस बात को लिया इस तरह से गया कि जैसे अकबर जो है अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्लाम के नियम बनाना चाहते हैं। तो इसी कारण से क्या होता है, जौनपुर का ये जो काजी आपका मैंने नाम बताया, काजी मुल्ला मोहम्मद याजदी, इसने क्या किया? बकायदा अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। ठीक है कि नहीं? अब बकायदा बहुत सारी विवाद होते हैं। काबुल बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है, जैसे आपके देखते हैं काबुल 1581 का वर्ष अकबर के लिए सर्वाधिक संकट में माना जाता है। इसी समय अकबर ने आपके क्या सिंध सागर नामक एक किले का निर्माण करवाया। 10 अगस्त 1581 में अकबर काबुल में प्रवेश करेगा। हकीम मिर्जा काबुल से गुरबंद भाग जाता है, और बाद में उसने क्या किया? अकबर से क्षमा मांग ली, अकबर की अधीनता भी स्वीकार कर ली। मानसिंह को वहां का सूबेदार नियुक्त किया गया, और मानसिंह पहला मुगल अधिकारी था जिसे काबुल की सूबेदारी मिलती। अच्छा, यहां पर एक फैक्ट मैं आपको यही बता दूं कि अकबर ने आपकी किसकी बहन, अकबर ने जब उसकी बहन जो बख्तुनिशा है, बख्तुनिशा कौन थी? बख्तुनिशा आपके इसी मिर्जा आपके हकीम की बहन थी। उसको भी बोल दिया कि आप भी यहाँ की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, लेकिन कंट्रोल मानसिंह के हाथ में दिया। ठीक है कि नहीं? क्लियर है? अब यहां पे शासन भले ही मानसिंह है, तो भी मानसिंह वहां से चले आते हैं, तो बहन बख्तुनिशा उसके यहां रूल करने लगती है। इनडायरेक्टली यहां पर हकीम खां फिर से रूल करना शुरू करता है, क्योंकि वो सॉरी बोल चुका है। ठीक है कि नहीं? अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां से आपके आगे बढ़ने पर देखिए कश्मीर विजय यहां पे आपके अकबर की एक बड़ी प्रसिद्ध जो है विजयों में से आपको देखा जाता है। ठीक है, यूसुफ खां कश्मीर का एक स्वतंत्र शासक था। ठीक है, यूसुफ खां कौन था? कश्मीर का एक स्वतंत्र शासक था। और 1581 में उसने क्या किया? जब अकबर ने बोला कि मेरी प्रभुसत्ता आप स्वीकार लीजिए, मेरा डोमिनेंस आप एक्सेप्ट कर लीजिए, तो उसने अपने पुत्र याकूब के माध्यम से एक बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब भेजा। और जब इस डिप्लोमेटिक जवाब को अकबर ने पढ़ा, तो अकबर इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ, उसे क्रोध आ गया। तो उसने सोचा कि चलो भैया, कश्मीर का भी टाइम आ गया, अब कश्मीर को भी मुगल सल्तनत में मिलाने का समय अब आ गया। तो इस उद्देश्य से उसने क्या किया? मिर्जा शाहरुख और भगवान दास, उनके नेतृत्व में एक सेना कश्मीर भेजी। और जब उनके नेतृत्व में एक सेना कश्मीर भेजेगा, तो क्या होता है, अंत में मिर्जा यूसुफ खां जो है वो बकायदा मजबूर हो जाते हैं, और अकबर की अधीनता जो है आपके क्या करते हैं? स्वीकार लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि भैया एक काम करते हैं, हम अधीनता स्वीकारने तैयार, लेकिन हम एक शासक के तौर पर ही रहेंगे, हमें शासक बनाए रखा जाए, हम आपकी अधीनता स्वीकारने के लिए तैयार हैं। अब अकबर इस संधि से जब संतुष्ट नहीं होता है, तो उसने क्या किया? बकायदा यूसुफ खां और उसके पुत्र जो आपके थे कौन? याकूब, उनको कैद कर लेता है। याकूब तो किसी प्रकार से आपके भाग निकलता है, फिर क्या करता है? वो आपके मुगल शासक अकबर के खिलाफ एक युद्ध तक छेड़ देता है, कश्मीर का ये आपके राजकुमार। अब एक युद्ध जब ये लड़ता है, तो ऐसे में क्या होता है? याकूब खां पराजित होता है। और जब याकूब खां पराजित होगा, तो फिर क्या होगा? इसे पिता के साथ कैदी के रूप में बिहार भेज दिया गया, जहां पे आपके दोनों की डेथ हो जाती है। इस प्रकार 1586 में काबुल जो है आपके मुगलों का एक अलग सूबे के तौर पर निकल के आता है। 1591 में आपके क्या दिखाई पड़ रही है? उसकी सिंध विजय दिखाई दे रही है। कहां की? सिंध विजय। और इसके बाद आपको 1592 में जो है आपके उड़ीसा की विजय दिखाई पड़ेगी। कहां की? उड़ीसा की विजय दिखाई पड़ेगी। इसके बाद आप देखते हैं कि अकबर की जो है, हम 1595 तक आपके कंधार विजय भी देख लेते हैं। 1595 जब आपके कंधार विजय देखते हैं, तो इसके बाद अब जो है आपके अकबर ने दक्षिण में भी कई सारे अभियान किए हैं। तो देखिए यहां पर आपके अकबर की दक्षिण नीति भी निकल के आएगी। ठीक है,
अकबर की दक्षिण नीति की अगर हम बात करेंगे तो बकायदा उसमें सबसे पहले उसने क्या 1593 में उसने अहमदनगर पर अधिकार किया। ठीक है, इसके बाद आप ये समझिए कि बकायदा दक्कन के अपने जीते गए क्षेत्रों में उसने अपने बेटों को भी जो है क्या कहते हैं अपॉइंट किया। जैसे उसका एक बेटा था मुराद, कौन था उसका एक बेटा था मुराद, समझ रहे हैं। 1599 में क्या होता है कि आपके उस मुराद की ये समझिएगा कि मुराद अकबर, ये आपके सलीम, मुराद और दानियाल, तीन बेटे थे, मुराद, सलीम और दानियाल। ठीक है, तो इनमें से जो मुराद है उसको अकबर ने दक्षिण के अभियानों पर आपके जब भेजा तो दक्षिण में आपके अहमदनगर और खानदेश वगैरह का जो है कंट्रोल मुराद को दिया। मुराद इतना नशेड़ी आदमी था, इतना अधिक शराब पीता था कि इसकी अधिक शराब पीने से ही मृत्यु हो जाती है। किसकी? मुराद की। 1599 में अतिशय जो है आपके शराब पीने से शहजादे मुराद की क्या होती है, आपकी डेथ हो जाती है। क्लियर है कि नहीं? खानदेश को भी इसने अधिकार दिया। खानदेश, आप समझिए खानदेश जो दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाता था वो भी बकायदा आपके कहां पर, इसी अहमदनगर में था। तो बकायदा आपके जितने भी आपके दक्षिण की विजय है उसके फैक्ट्स आपके इस शीट में दिए हुए हैं। चांद बीबी से भी मुकाबला यहीं पर आपके अकबर का होता है, जो कि आपके दक्कन की एक सुल्ताना थी। ठीक है, अब यहां पर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अकबर की धार्मिक नीति को लेकर। यहां से अकबर के रचनात्मक कार्यों की बात करना हम शुरू करते हैं। अकबर की अगर हम धार्मिक नीति की बात करें तो धार्मिक नीति में उसका सबसे पहला, तो आप अकबर की धार्मिक नीति का जरा बैकग्राउंड समझिए। अकबर की धार्मिक नीति समझ रहे? देखिए सिंपल सी बात है, तो अकबर के पहले तो हम परिवेश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? परिवेश की। तो आप क्या देखेंगे, राजपूत घर में जन्म हुआ उसका, जन्म एवं प्रारंभिक दिन गुजरते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे, राजपूत कन्याओं से विवाह करेगा। ठीक, शिक्षक के तौर पर यार लतीफ जैसे उदार लोग मिलते हैं उसको। है ना, शिक्षक के तौर पर अगर देखा जाए तो उसको यार लतीफ जैसे उदार शिक्षक मिलते हैं। ये वो सारे कारण थे जिसकी वजह से अकबर जो है आपके समकालीन या उसके पूर्व या उसके पश्चात के सभी सुल्तानों और बादशाहों में मिलाकर सबसे उदार शासक के तौर पर हमारे सामने निकल कर आता है। अकबर एक जिज्ञासु व्यक्ति था, एक क्यूरियस व्यक्ति था। वो सभी धर्मों के आध्यात्मिक पक्ष को समझना चाहता था। अकबर किसी प्रकार से ऐसा कोई लफू आदमी नहीं था कि नहीं जो है हम ही बेस्ट हैं, हमारा ही पंथ बेस्ट है। अकबर बहुत जिज्ञासु व्यक्ति था। सोते समय भी उसके आसपास आप ये समझिए कि विद्वानों को अपॉइंट किया जाता था जो किसी न किसी विषय या किसी न किसी विभिन्न विषयों पर आपके चर्चा किया करते थे। समझ रहे हैं? ताकि अकबर अगर सो भी रहा है या लेटा हुआ भी है तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, दिखाई ये पड़ेगा कि वो किसी न किसी विषय में आपके सुन रहा है कि भाई कौन क्या बात कर रहा था, कि लगातार ज्ञान उसके कान में भरता रहे। है कि नहीं? क्लियर है? आप ये समझिए कि उसके बाद धार्मिक आप काम देखेंगे तो उस पर आपके एक और जो है आपके ये कह सकते हैं कि सुलह कुल की नीति है कि नहीं। सुलह कुल की नीति भी जो है आपके उसके क्या कहते हैं एक बड़ी ये कह सकता हूं कि उसकी नीति का एक बड़ा भाग था। सुलह कुल की नीति अकबर की धार्मिक नीति थी, भाईचारे की नीति, सब मिल के रहो, कोई दिक्कत नहीं। एक और फैक्टर जो मैं आपको बताना भूल गया ये था कि उसका उसके ऊपर किसका, शेख सलीम का प्रभाव था। उसके ऊपर किसका प्रभाव था? शेख सलीम चिश्ती का प्रभाव था। ठीक है, और ये जो चिश्ती सिलसिला था, आपको भी जब मुझे पढ़ाऊंगा सूफी सल्तनत, तो चिश्ती जो आपके संप्रदाय था, है ना, और ये पूरी तरह से एक उदारवादी संगठन था जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही जाती थी। ये पूरी तरह से एक उदार संप्रदाय हुआ करता था। ये चिश्ती संप्रदाय या आप सिलसिला कह लीजिए, सूफी स्कूल्स को आपके सिलसिला कहा जाता है। तो पूरी तरह से एक उदार सूफी आइडियोलॉजी का आपके
एक संत थे शेख सलीम चिश्ती, उनका अकबर के ऊपर गहरा प्रभाव आपके दिखाई पड़ता है। इन्हीं कारणों से आपके क्या दिखाई पड़ेगा कि अकबर का जो परिवेश है वो एकदम से आपके सुलह कुल की नीति, कैसी, अकबर की जो धार्मिक नीति है उसका बैकग्राउंड क्या था, उसका बेस क्या था, है ना, उसकी धार्मिक नीति का आधार क्या था, अकबर की धार्मिक नीति का आधार क्या बनता है, अकबर की धार्मिक नीति का आधार बनता है आपके सुलह कुल, क्या बनता है, सुलह कुल की नीति, समझ रहे हैं आप। तो सुलह कुल नीति यानी भाईचारिक नीति अकबर की धार्मिक नीतियों का आधार बनती है। सुलह कुल की नीति के तहत आपको बहुत सारे एक्शंस करते दिखाई जाएंगे, जैसे शेख मुबारक 1573 में गुजरात के विजय के बाद जब आपके अकबर के संपर्क में आते हैं, ठीक है, इसके बाद अकबर स्वयं भी काफी ज्यादा आपके क्या कहते हैं, अकबर का स्वयं का भी अपने काफी जो है नेचर उदार था, कारण वही था, बाकी इसके संपर्क में भी लोग ऐसे आते चले गए कि लोग इसको उदारवाद ही सिखाएंगे। जैसे 1562 में आप क्या देखेंगे, 1562 में इसने क्या किया, बकायदा आपके युद्ध बंदियों को जबरन इस्लाम धर्म कबूलने पर प्रतिबंध लगा दिया 1562 में। अब देखो ऐसी घटनाएं को दिखाई पड़ेंगी। 1562 में क्या किया, युद्ध बंदी जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। और 1562 में ही देखिए क्या होता है, इसका आपके हरका बाई या जोधा बाई से विवाह हो जाता है। और जब विवाह हो जाता है तो इसने बकायदा क्या किया, आपके एक मंदिर भी आपके उनके दरबार में, अपने दरबार में तामील किया। 1563 में इसने तीर्थ यात्रा महसूल समाप्त कर दिया। जो हिंदुओं से ले जाता था तीर्थ यात्रा कर क्या किया उसने, समाप्त किया। ठीक, ये 1563 में उसके द्वारा लिया गया एक एक्शन था। 1564 में उसने जजिया कर समाप्त कर दिया। हालांकि 1579 में उसने एक बार फिर से लगाया, फिर इसको जो है दोबारा समाप्त कर दिया। ठीक है, तो 1564 जजिया कर क्या किया उसने, समाप्त कर दिया। ठीक है, इसका डेवलपमेंट भी और आगे चलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी बातें हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, अकबर के पास आपके लगातार इन्फ्लुएंस ऐसा आता चला जा रहा है कि वो क्या करेगा कि आपके जितना राजपूतों के करीब जाता जाएगा, जितनी राजपूतों की आपके दरबार में इन्फ्लुएंस बढ़ती जाएगी, उतना ही उसकी जो धार्मिक नीति है वो उदार होती चली जाएगी। क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा सैन्य संगठन था, उसका जो सबसे बड़ा सैन्य सहयोगी संगठन था, वो राजपूत थे। और राजपूतों को नाराज करके किसी भी प्रकार से वो अपने राजपूताने को नाराज करके वो अपनी सल्तनत को या अपनी बादशाह को किसी भी प्रकार से संकट में डालने का जो है जोखिम वो नहीं ले सकता था। अब ऐसे में ये आप समझिए कि बकायदा अकबर जब आपके आगे बढ़ता है तो अकबर जो है खुद भी अपनी जिज्ञासा, मैं जैसे बताया कि अकबर की जिज्ञासा काफी गहरी हुआ करती थी। कई धर्मों का जो क्या करेगा आपके, जब वो रसास्वादन करना चाहेगा, धर्मों के आपके आध्यात्मिक वर्जन्स में क्या क्या बात हैं, जब इनकी सबकी जब वो बातचीत करेगा तो ऐसे में क्या करेगा, ऐसे में आपके समझिए कि 1575 में, कब, 1575 में आपके किले में ही वो इबादत खाने का निर्माण कराएगा। इबादत खाना का निर्माण, इबादत खाना का निर्माण 1575। और ये अकबर का वो काल है जिसे जिज्ञासा का काल कहा जाता है, यानी जब अकबर अब विभिन्न धर्मों के प्रति आकर्षित हो रहा है, धर्मों में आपके लिखी बातों के प्रति और विभिन्न दर्शनों के प्रति अकबर आकर्षित होते दिखाई पड़ेंगे। इस इबादत खाने में आपके समझिए जनवरी 1575 में फतेहपुर सीकरी में इसने इबादत खाने का निर्माण कराया है। और इस इबादत खाने में अकबर ने समय समय पर अलग अलग दिन में लगभग हर एक संप्रदाय के आपके बुद्धिजीवी को या संत को या पुरोहित को बुलाकर उनसे संवाद स्थापित किया और हर एक धर्म में क्या बेहतर है, क्या आपके पक्ष हैं, क्या उनका दर्शन है, उसे जानने का प्रयास किया। यहां पर भी सवाल आपको बनते दिखाई पड़ते हैं। जैसे आपको अगर पूछा कभी जाएगा तो जैसे इबादत खाना जो है आपके, हालांकि बहुत लंबा नहीं चलता लेकिन जितने समय भी चलता है, तो वहां से आपके कई जो आपके प्रबुद्ध जीव वर्ग अलग अलग धर्मों के लोग आते हैं, उनके बारे में जो है आपके सवाल बनते हैं। जैसे यहाँ पर आपके हिंदू धर्म, अगर बात की जाए कि इस इबादत खाने में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, तो हिंदू धर्म का जो आपके प्रतिनिधित्व है वो आपके पुरुषोत्तम और देवी नामक आपके दो व्यक्ति कर रहे थे, है ना। पुरुषोत्तम
और देवी नामक व्यक्ति जो है आपके ये हिंदू संप्रदाय को प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगर अकबर को हिंदू संप्रदाय के विषय में कोई भी जानकारी चाहिए तो पुरुषोत्तम और देवी नामक व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करता था। और भी मत है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू समुदाय, इसमें आपको देखेंगे तो ईसाई समुदाय तो अका बीबा और मॉन्सरेट। कौन? अका बीबा और मॉन्सरेट। ये आपके समझिए इस समय यूरोप का प्रभाव भारत में बढ़ चुका था, तो आपके ईसाई संप्रदाय के लोग भी आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे ईसाइयों में कौन आपके आता है, तो ये मिशनरीज थे अका बीबा और मॉन्सरेट। इन्होंने अकबर को बकायदा एक फुल फ्लेज एफर्ट किया था कि ये अकबर को ईसाइयत के प्रति आकर्षित कर सके, बट इनकी खुद की जान की बन आ जाती है और उनको अपनी जान बचा के बड़ा सुरक्षित तौर पर रहना पड़ता है वहां पर। जैन संतों की अगर हम बात करेंगे तो जैन में आपके हीर विजय सूरी, विजय सेन सूरी और जिनचंद सूरी, ये तीन आपके जैन आपके मतावलंबी हैं, वो भी आपको यहां पर दिखाई पड़ते हैं। हीर विजय सूरी और जिनचंद सूरी। इन पर सवाल पूछेंगे इसलिए मैं आपको लिख दे रहा हूं। यहां पर देखिए जैन आपके मतावलंबी कौन है? हीर विजय सूरी, विजय सूरी और जिनचंद सूरी। समझ रहे? ये सब के सब आपको कहां पर? अकबर के उसी इबादत खाने में दिखाई पड़ेंगे जहां पर अकबर लगातार जो है बातचीत करता था लोगों से, अलग अलग लोगों से। ठीक है, आपके मॉन्सरेट, अका बीबा और एनक्वेरेज, ये सब के सब ईसाई मिशनरीज लगातार अकबर के सामने आ रही हैं और आप ये समझिए कि लगातार अकबर को क्या है, प्रयास करने, जो है इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करेंगे। 1592 में भी एक मिशनरी आती है और वो आती है क्रिस्टोफर डी वागा के शामिल में। तीसरा मिशन 1595 में आता है। तो समझ रहे, 1500 आपके समझिए 1500 आपके 80-81 में एक मिशन आ रहा है, 1591-92 में एक मिशन आ रहा है, 1593 में बकायदा एक मिशनरी आ रही है। वो लगातार क्या कर रही है, आपके मुगल एम्परर बादशाह जो आपके अकबर हैं उनको जो है क्या कहेगी, इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करेगी। ठीक है, पारसी धर्म में अगर हम देखेंगे तो आपके पारसी दस्तूर जी मेहर जी राणा जो है वो भी आपके पारसी धर्म के विषय में अकबर को ज्ञान कराएंगे। तो पारसी धर्म में आपके कौन दिखाई पड़ते हैं? पारसी धर्म में आपको दिखाई पड़ते हैं दस्तूर जी मेहर जी राणा। दस्तूर जी मेहर जी राणा, ठीक है कि नहीं? तो ये आपके पारसी समुदाय के व्यक्ति थे जो कि आपके अकबर के इबादत खाने में आपको सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके सूफी मतों में हम देखेंगे तो आपको मालूम है कि सूफी मतों में अकबर शेख सलीम चिश्ती के आपके करीब दिखाई पड़ता है कि नहीं? और शेख सलीम चिश्ती के जब आपके करीब दिखाई पड़ेगा तो आपको मालूम है कि जब उसका पहला पुत्र अकबर को होता है तो उसका नाम भी इन्होंने उसी के आधार पर रखा था, सलीम। अकबर ने अपने पहले पुत्र की कामना में बहुत कष्ट सहे और इतना कष्ट सहे कि ये समझ लीजिए अकबर बकायदा उनकी मजार तक पद यात्रा पर जाता है, वो भी नग्न पैर जाता है शेख सलीम की दरगाह पर। अकबर को सलीम की जो पैदाइश होती है, उसके बाद भले अकबर को 2 पुत्र और होते हैं आपके, दानियाल और मुराद, लेकिन जो सलीम उनकी पहली औलाद था, अकबर को सबसे ज्यादा स्नेह उसी से था। इतिहास गवाह है कि सलीम की अकबर ने ऐसी ऐसी गलतियों को माफ किया है कि इतिहास में अपने पिता का जो कि शासक हो, अपने पुत्र की ऐसी गलतियों को माफ करने का दूसरा कोई जो है आपके उदाहरण हमें मध्यकालीन या प्राचीन काल किसी भी इतिहास में देखने को मिलता नहीं। उसने अबुल फजल की हत्या करवाई, समझ रहे? वीर सिंह बुंदेला, जब दक्षिण में आपके सलीम ने विद्रोह किया था तो अबुल फजल को भेजा जाता है कि तुम सलीम को समझाओ, जाकर दिमाग सनक गया है इस लड़के का। तो अबुल फजल जब चलते हैं सलीम को समझाने के लिए दक्षिण की यात्रा पर, तो उसी समय आपके सलीम का मित्र वीर सिंह बुंदेला जो है वो अबुल फजल की हत्या कर देता है। उसको मालूम है अकबर को कि क्या हुआ है, लेकिन फिर भी वो माफ कर देता है। ऐसे ही मेहरुन्निसा करके एक स्त्री थी दरबार में, बाद में उनको नूर जहां का नाम मिलता है और ये कोई और नहीं है, ये आपके प्रेमिका रही हैं सलीम की, यानी आपके जहांगीर की। तो ये भी संभवतः पहले किसी उनके सैन्य कमांडर की स्त्री थी और एकदम से जब जहांगीर को एक अभियान पर भेजा जाता है तो कमांडर महोदय भी आपके उसी अभियान में शामिल थे और उनकी दुर्भाग्यवश या संयोगवश या दुर्योगवश क्या होता है, खेमे में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सलीम की पत्नी के तौर पर जहांगीर को जो है नूर जहां को जाना जाता है, मेहरुन्निसा का नाम था। तो वहां पर भी अकबर को मालूम था कि क्या है कहानी, लेकिन अकबर सलीम को एक मौके पर नहीं, सलीम ने उसके खिलाफ कईयों बार बगावत की और हर बार सलीम को माफ किया अकबर ने। तो वो शेख सलीम का जो प्रभाव था अकबर पे, कह ले या सलीम के जीवन पर जो आपके शेख सलीम चिश्ती का जो प्रभाव था वो इतना गहन था कि अकबर भी उनको कोई दंड दे नहीं पाया।
अच्छा, इस मामले में अकबर अपने पिता हुमायूं की भांति ही बिहेव कर रहा है। हुमायूं के भाइयों ने, कामरान हो, अस्करी हो या हिंदाल हो, जीना दुहाल कर दिया था, लेकिन हुमायूं ने अंत दिन तक, जब तक कि वे अपनी सीमा पार नहीं कर गए, उनको काफी बर्दाश्त किया था। ठीक है, तो यहां पे आपके क्या है कि बकायदा सब के सब आपको जो है ये दिखाई पड़ते हैं कि अकबर लगातार इनसे संवाद करता है और अपने धार्मिक और अपने दार्शनिक वकूफ को बढ़ाता है। देखिए 1580-82 में क्या होता है, पूरी तरह से आपके इबादत खाने को क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इबादत खाना जो है आपके 1575 में जब इसने क्या कहते हैं द्वार खोला था, तो तब इसमें बाकी सभी धर्मों के लिए अलाउ नहीं था। 1578 में आपके जितने भी लोग आते दिखाई पड़ रहे हैं, सबके सब आपके कब से, 1578 वो तारीख थी जब सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया इसको। 1578 सभी धर्मों के लोग उपस्थित हुए। ठीक है, तो यहां पर आपके 1500 क्या कहते हैं 78 के बाद अकबर क्या करता है, लगातार दर्शन और धर्म के लिए जो है आपके आगे बढ़ता है। और मैंने आपको बताया कि 1582 जो है इबादत खाना इसने बंद करा दिया था। 1582 में क्या हुआ था, इबादत खाना इसने बंद करा दिया। लेकिन 1582 से ठीक पहले एक और महत्वपूर्ण चीज जो है वो थी क्या, महजर नामे की घोषणा। किसकी, महजर नामे की घोषणा वो अकबर कर चुका था 22 जून 1579 को। कब, यहां पर ये महत्वपूर्ण घटना है, महजर नामे की घोषणा। ये भी आपके धार्मिक नीति का ही पार्ट था। मैंने आपको बताया था कि अकबर जिस प्रकार से इबादत खाने में सभी धर्मों को सम्मान दे रहा था, उससे उसके ही अपने दरबार के कई शिया और सुन्नी मत के लोग जब असहज हो गए, असंतुष्ट हो गए, तो उन्होंने क्या किया, अकबर के विरुद्ध आपस में खुसफुसाहट शुरू कर दी। अक्सर जब अकबर के दरबार में जब सभी धर्मों के लोग उपस्थित हुआ करते थे, तो उसके जो अपने जो उसके हम धर्म, हम मजहबी यानी उसके स्वयं के मजहब के जो लोग हैं, वो अकबर से बहुत ज्यादा खुश इस बात से लगातार नहीं थे। तो ऐसे में क्या होगा कि लगातार अकबर ने देखा कि उसके अपने हम मजहबी लोग जो है उससे नाराज हो रहे हैं, उससे असंतुष्ट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका असर उसकी सामाजिक समरसता और उसकी सुलह कुल की नीति पर पड़ने वाला था। तो अकबर ने क्या किया, बकायदा इस सामाजिक धार्मिक कंफ्यूजन को और इस्लाम के जो दो अलग फितने शिया और सुन्नी आपस में जिस प्रकार से उलझते थे अक्सर, उन सभी फितनों को शांत करने के लिए और ये अश्योर करने के लिए कि धार्मिक नियम कानून कभी भी उसके शासन के या उसकी प्रशासनिक नीति के आड़े ना आ सके या उसके सुलह कुल की नीति के आड़े आ सके, इसके लिए अकबर ने यह अश्योर किया कि महजर नामे की घोषणा की जाए। वो स्वयं बकायदा आपके क्या करता है, प्रवचन मंच पे चढ़ता है, अपने ही नाम का उसने खुतबा पढ़ा। हालांकि खुतबा का वो प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था, लेकिन उलेमाओं ने इसको इतना ज्यादा रिटेलिएट किया और इतना एग्रेसिवली रिटेलिएट किया कि अकबर ने फिर उतनी ज्यादा अधिक हिम्मत नहीं दिखाई, उतनी सीमा पार उसने नहीं की। लेकिन सितंबर 1579 में उसने क्या किया था, सीधा सीधा महजर नामे की घोषणा करते हुए कहा कि भैया ऐसा है, अमीर उल मोमिनीन हूं मैं, अमीर उल मोमिनीन हूं, समझ रहे, यानी इस्लाम में आपके खलीफा का दूसरा या बायां हाथ हूं मैं। और अगर धर्म के किन्हीं दो फितनों में, अगर धर्म के किन्हीं दो पक्षों में कोई विरोधाभास होता है, तो इस विरोधाभास पर क्या निर्णय लिया जाए, या इस्लाम की किन्हीं दो आयतों के बीच में या इस्लाम की किन्हीं दो आपके व्याख्याओं के बीच में यदि कोई मतभेद होता है, तो कौन सी व्याख्या बेहतर है, कौन सी व्याख्या सही है, इस बात का निर्णय मैं करूंगा। अच्छा, वुलजले हेग इसको कहता है कि अकबर यहां पर पोप भी बन गया। वुलजले हेग इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि अकबर यहां पर पोप भी बन जाता है और राजा भी। परंतु यह आपकी खबर सही नहीं, क्योंकि अकबर किसी धार्मिक विवाद की स्थिति में ही वो आपकी इस बात की क्लियरिटी को या इस इंटरफेरेंस को वो एग्जीक्यूट करने वाला था, ना कि किसी भी मामले पर। तो ये आपके महजरनामे की घोषणा थी, जिसने कई लोगों को नाराज भी किया। इस महजरनामे का जो आपके प्रारूप तैयार किया था, सवाल पूछा गया है, इस महजरनामे का प्रारूप आपके शेख मुबारक ने तैयार किया था, है ना, शेख मुबारक ने तैयार किया। और ये महजरनामा की घोषणा कब की गई है, ये आपके की गई है सितंबर 1579। ठीक है कि नहीं। अकबर की धार्मिक नीति का आपके अगला अध्याय बन जाता है आपके दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही। दीन ए इलाही की बात कर लें या तौहीद ए इलाही की बात कर लें, तो ये आपके 1582 में जब अकबर काबुल के अभियान से लौटता है,
तो उसने दीन ए इलाही नामक एक विचारधारा या आचार, या ये कह सकता हूं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार विचार की एक मिली जुली एक जो है क्या कहते हैं संहिता, ये कह सकता हूं कि एक मिली जुली आपके पद्धति पर आधारित ये जो उसकी विचारधारा थी दीन ए इलाही, उसका प्रस्फुटन किया या उसका प्रतिपादन किया। ठीक है, दीन ए इलाही को अक्सर ये समझ लिया जाता है कि बकायदा आपके एक धर्म था। ये धर्म नहीं था, ये आपके सभी अकबर के समकालीन जितने भी धर्म चलते थे उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक प्रयास था। लोग इसे इस तरह से लेते हैं कि जैसे अकबर ने एक नया धर्म चलाने का प्रयास किया, बल्कि आपके ये समझिए कि अकबर ने ऐसा कोई जो है प्रयास नहीं किया। ठीक है, इस दीन ए इलाही का बकायदा उसने जो है क्या कहते हैं प्रस्फुटन कब किया, 1582 में। ठीक है, वो लोगों को बुलाता था बकायदा, आपके दीन ए इलाही जो विचारधारा है उसमें आपके जब दीक्षित करता था उसके लिए उसने पुरोहित अपॉइंट कर रखा था। और पुरोहित कौन बनते हैं, और पुरोहित बनते हैं आपके अबुल फजल। कौन बनते हैं, अबुल फजल। और किस दिन लोगों को इस आपके बकायदा दीन इलाही में दीक्षित किया जाता था, तो दीक्षित करने का एक दिन निर्धारित था और वो था रविवार का दिन। कौन सा दिन, रविवार का दिन निर्धारित कर दिया गया था। यदि आपको दीन इलाही जैसी विचारधारा में आस्था है तो आप क्या करेंगे, इसे रविवार के या इतवार के दिन आइए और हम स्वीकार करेंगे। ठीक, हिंदुओं में अगर देखा जाए, तो एकमात्र बीरबल थे जिन्होंने इस आपके विचारधारा को अपनाया। भगवान दास और मानसिंह, इन दोनों ने स्पष्ट इनकार कर दिया। अब यहां पे बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह नहीं है कि भगवान दास और मानसिंह ने यह साहस दिखाया कि वो अकबर के द्वारा शुरू किया जा रहे किसी कार्यक्रम की अवहेलना कर सके। आपको लगता है कि यह बड़ी बात है, वीरता की बात है? बड़ी बात यह नहीं, बड़ी बात यह है कि अकबर उनके इस असंतुष्ट और उस इनकार को अपने स्वाभिमान या अभिमान पर की गई चोट के तौर पर नहीं देख रहा है। उसने पंथ की व्यक्तिगतता, ये कह सकता हूं कि प्राइवेसी ऑफ रिलीजन या राइट टू रिलीजन, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसे वर्तमान समय में कहा जाता है, उस बात का पूरा ख्याल रखा। ठीक है, यही बात उसे बाकी सबसे महान अकबर बनाती है कि उसने कभी भी किसी पर कुछ बात आरोपित नहीं की। तो महजरनामे के बाद 1582 में जब आपके दीन इलाही संप्रदाय आता है, तो दीन इलाही संप्रदाय को लेकर आपके काफी आलोचना भी उसकी की जाती है कि नहीं। बहुत सारे एक्शंस जो है आपके लिए जाते थे, जैसे आपके चहारगाना इल्खास, है ना, क्या किया जाता था, चहारगाना इल्खास। ये आपके सदस्यों के आपके कुछ सदस्यता पे बनने के कई चरण हुआ करते थे, कई आपके टास्क हुआ करते थे, कई आपके जो है काम या कई आपके क्या कहते हैं आपके सामने लक्ष्य दिया जाता था कि आप इन लक्ष्यों को पूरा करते जाइए, जिनको क्या बोला था, चहारगाना इल्खास। और उसको जो है आपके क्या करना होता था, पार करना होता था। ठीक है, बहुत सारे सिद्धांत इसमें गढ़े गए थे, जैसे सम्राट को अपना आध्यात्मिक गुरु मानेंगे, उसके आदर्शानुसार आप आचरण करेंगे, दानता और दानशीलता में याद रखेंगे, सांसारिक इच्छा का परित्याग करेंगे, शाकाहारी भोजन लेंगे, विशुद्ध नैतिक जीवन व्यतीत करेंगे और मृदुभाषी होंगे। अकबर ने खुद स्वयं आपके मांसाहार त्याग दिया था एक समय के बाद। ठीक है, और ईश्वर से प्रेम तथा उसकी एकात्मकता के प्रति समर्पण, यानी एकेश्वरवादी, यानी आपके मोनोथीज्म या मोनोथीस्ट फिलोसफी को मानना शुरू कर चुका था अकबर। हालांकि इस्लाम मोनोथीस्ट ही है। ठीक है, अब यहां पे आके जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे जहांगीर के समकालीन की जो मोहसिन फानी है, उन्होंने बकायदा बोला कि ये एक धर्म था, है कि नहीं। स्मिथ के अनुसार दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं। तो स्मिथ का अलग इसके बारे में विषय मानना है। खैर जो भी हो, अकबर ने एक सामाजिक समरसता को मेंटेन करने का एक प्रयास जरूर किया, जो कि उसको बहुत ज्यादा सफल तो नहीं ले गया। अब यहाँ पे अकबर के और भी कई ऐसे कारनामे हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो कि आपकी उसकी धार्मिक नीति का ही अंग थे। जैसे दरबार में बकायदा उसने होली और दीपावली मनाने के पूरे जो है प्रयत्न किए, मनाए भी, गंगा जल का सेवन किया, झरोखा दर्शन दिया, और एक हिंदू राजा की तरह बकायदा नित रोज सुबह वो तिलक लगाकर ही जनता के सामने उपस्थित होता था। ठीक है, सामाजिक सुधार भी उसके आपके दिखाई पड़ता है, जैसे उसने महिलाओं और आपके पुरुषों की विवाह की जो आपके आयु सीमा है उसको निर्धारित कर दिया। उसने बताया कि पुरुष जो है वो आपके 16 वर्ष और जो महिलाएं हैं वो आपके 14 वर्ष की जब उम्र प्राप्त कर लेंगी, केवल तभी वो क्या करेंगी, आपके बकायदा जो है विवाह के लिए तैयार मानी जा सकती। ठीक है कि नहीं। तो ये सब अकबर के कुछ ऐसे काम थे जो कि उसको धार्मिक आधार से ही आपके कहां पर क्या कहते हैं सामाजिक सुधार के लिए प्रेरित करते हैं। अकबर ने बकायदा सती प्रथा पर रोक लगाई और शिशु कन्या वध पर भी अकबर रोक लगाता है। राजपूतों में पहले एक प्रथा प्रचलित थी कि बकायदा जैसे ही राजपूतों में पुत्र के बजाय पुत्री पैदा होती थी तो वो संभवतः उनका जो खानदान है, उनका जो वंश है, उसके लिए किसी उपयोगी या आपके निर्णायक या उत्पादक भूमिका में नहीं मानी जाती थी। इसलिए राजपूत क्या करते थे, अक्सर कन्याओं को
जब वो शिशु अवस्था में होती थी तभी उनकी हत्या कर देते थे, तो उसने शिशुवध पर भी रोक लगाया, सती प्रथा पर भी रोक लगा रहे हैं। तो ऐसे कई समाज सुधार के काम भी जो है आपके अकबर करते दिखाई पड़ते हैं, जो कि उससे पहले किसी ने नहीं किया था। अकबर की अगर जैसे इस्लामिक सुधार भी अकबर ने कुछ किए, जैसे आपके सुन्नत यानी जो खतना व्यवस्था होती थी, इस्लामिक पहचान ये मानी जाती है, तो खतना व्यवस्था पहले 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कर दी जाती थी। तो अकबर ने इस खतना व्यवस्था को भी परिवर्तित किया और बोला कि 12 वर्ष से पहले किसी का भी खतना संस्कार नहीं किया जाएगा, ठीक है कि नहीं। और अकबर ने यह भी बोला कि बकायदा शव को किस दिशा में लिटाया जाए, उसका अंतिम संस्कार भी किस सम्मान के साथ किया जाए। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो है आपके अकबर करते दिखाई पड़ रहे हैं। अकबर ने रविवार के दिन पशुवध पे रोक लगा दिया। उसने बोला कि रविवार के दिन हम किसी प्रकार के आपके क्या कहते हैं पशुवध के जो है पक्ष में नहीं। अकबर की सामाजिक समरसता और स्त्रियों के प्रति सम्मान की पराकाष्ठा आप ये समझिए कि ऐसा बोला जाता है कि अकबर ने नगरों में मदिरा और वेश्याओं का जो निवास है वो निषिद्ध घोषित कर दिया था, और उसके लिए बकायदा एक जो है आपके शैतानपुरी नामक, दिल्ली में आज भी एक इलाका शैतानपुरी आपको दिखाई पड़ता है, तो अकबर ने क्या किया, उसके लिए आपके शैतानपुरी नामक एक इलाका अलग से बसाया जहां पर लोग जाके शराब पीते थे और वेश्याओं के साथ संबंध स्थापित करते थे। उसने नगरों में शराब और वेश्याएं दोनों का जो है प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, क्लियर नहीं। और उसने ये भी नियम बना दिया, उसने नियम इस हद तक बना दिए कि यदि लोग इच्छुक हों तो सरकारी अनुमति से वो वेश्याओं से विवाह भी कर सकते थे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो कि उस समय के लिए आपके ये कह सकता हूं कि नहीं उम्मीद कर सकते कि ऐसा कोई सोचेगा। कश्मीर में लगभग आपके 55, समझ रहे हैं, कश्मीर में लगभग 55 ऐसी कुव्यवस्थाएं थी जो कि सामाजिक या एक सभ्य समाज के लिए कोई आपके बहुत बेहतर नहीं मानी जा सकती थी, ऐसी कुप्रथाओं पर उसने रोक लगाई, ठीक है। तो अकबर जो है बकायदा आपके बहुत ऐसे काम करते दिखाई पड़ते हैं जो कि ये कह सकता हूं कि आपके किसी भी प्रकार से आपके क्या कह सकते हैं कि एक बेहतर शासक के तौर पर उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप ये समझिए कि अकबर का अपना ये पूरा जीवन का जो आज का हमने क्लास डिस्कस किया है, इसमें हमने अकबर के बकायदा आरंभिक जीवन, उसकी विजयों, उसकी धार्मिक नीति के बारे में हमने चर्चा की है। और अभी भी अकबर की जो सबसे महत्वपूर्ण नीति डिस्कस होना बाकी रह गई है वो क्या है, वो है अकबर की मनसबदारी व्यवस्था। क्या है, वो है अकबर की मनसबदारी व्यवस्था, जिसकी शुरुआत उसने कब, 1575 में की। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत कब होती है, 1575 में, जिसकी बात हम देख लेते हैं। 1575 में जो आपके अकबर की मनसबदारी व्यवस्था है उसमें आप ये समझिए कि वही आपके अकबर की इतनी बड़ी जो सेना है उसके ये कह सकता हूं कि बैकबोन के तौर पर तैयार करती है। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, चलो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं छोटा सा, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है। हालांकि मनसबदारी व्यवस्था के बारे में मैं बार बार आपको लगातार बताता रहूंगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। 1575 में शुरू हुई, है ना, मध्य एशिया से अपनाई गई थी। कहां से, मध्य एशिया से प्रेरित व्यवस्था थी। मध्य एशिया से प्रेरित व्यवस्था थी, क्लियर है कि नहीं। शासन सुचारू रूप से चलाने हेतु ठीक है। इसका आपकी प्रकृति कैसी थी, इसकी प्रकृति आप देखेंगे, इसमें आपके सैन्य और प्रशासनिक दोनों ही भूमिकाएं आपकी निभानी होती थी। इसकी संरचना कैसी थी, इसकी संरचना दो भागों में बटी हुई थी, जात और सवार के रूप में। कैसी, जात और सवार के रूप में। मनसबदार क्या था, पद रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, मनसबदार कहलाता था। जात क्या था, सेना की सीमा। सवार क्या होता था, सेना की वास्तविक संख्या। सवार क्या होता था, सेना की
वास्तविक संख्या। समझ रहे हैं? ये फैक्टर ऐसा कि जैसे बाई चांस मान लेते हैं कि हम 5000 जात के हैं, हमारा मनसब कितने का है? 5000 जात का है, हमारा मनसब है 5000 ही, और हमारा जात क्या है, यानी हमारे पास वास्तव में सैनिक कितने हैं, और हम रखें 3000 सेना, है कि नहीं? अक्सर सबको आधे से अधिक मनसब रखने की बात कही जाती थी कि भैया ऐसा है कि अगर तुम 10,000 ही मनसब के हो तो कम से कम 5000 सिपाही तो रखो ही, 5000 सवार तो रखो ही अपने पास, घुड़सवार। समझ रहे? तो अब इनको ही क्या किया जाता था, इन मनसबदारों को ही क्या किया जाता था, बाकायदा अलग अलग जागीरों का जो है आपके क्या देखेंगे कि प्रशासन दे दिया जाएगा, बाकायदा इनको वेतन भी दिया जाएगा। ठीक है? और आप ये समझिए कि बाकायदा प्रशासन की, मुगल प्रशासन की रीढ़ बनते हैं ये मनसबदार, है कि नहीं? यही आपके मुगल प्रशासन की रीढ़ बनते दिखाई पड़ते हैं। शाहजहां के टाइम एक परिवर्तन ये हुआ, ठीक है, कि इनका वेतन बकायदा माहवारी कर दिया गया। वेतन माहवारी मतलब हर महीने इनका वेतन दिया गया। औरंगजेब के समय आपके कहानी ये दिखाई देती है कि सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार, सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार, सबसे ज्यादा आपके हिंदू मनसबदार कहां पर दिखाई पड़ते हैं? सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार आपके किसके समय? औरंगजेब के समय दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जबकि औरंगजेब की आपके जो छवि बनी है वो ऐसी बनी है कि जहां पर वो सांप्रदायिक समरसता बहुत ज्यादा अधिक निभाता नहीं दिखाई पड़ता। देखिए, अकबर के विषय में आपके बकायदा बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन इस पूरे के पूरे 2 घंटे की वीडियो में आप एक कैरेक्टर को ढूंढ रहे होंगे, और वो थे आपके बीरबल। कौन थे? बीरबल। तो बीरबल कौन थे? टोडरमल कौन थे? अकबर के नौरत्न कौन थे? अकबर की राजस्व नीति क्या थी? अकबर की प्रशासनिक नीति क्या थी? इन सब पर चर्चा हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। संभवतः अकबर पर ये आपका 2 घंटे का वीडियो आपके बारे में या अकबर के बारे में बहुत कुछ आपको बता चुका है। जितनी बातें शेष रह गई हैं उसको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद क्लास, नमस्कार।